Welcome to Indore Defense Academy. I am Akshay Maurya. Today we will start our lecture on history. Continuous till now we have completed our series on Indus Valley civilization in two parts, in part 1 and part 2. Today we are going to start the second civilization phase of Indian subcontinent, which will be the Rig Vedic civilization, the Vedic civilization. So today will be the first lecture और कंटिन्यूस जुड़े रहें। साथ साथ पहली चीज़ ये कि हमने आज जो है आपको हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो बने हुए नोट्स हैं उससे एक बार आपको पढ़ाते हैं कि कैसे हम लोग नोट्स मेंटेन करते हैं क्लास में और कैसे पढ़ाया जाता है। एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट है, इस वजह से थोड़ा आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप वहां से ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप इसके पहले वाले वीडियोस में उसकी लिंक वगैरह सारी मौजूद है, तो इसमें भी लिंक्स रहेगी, तो आप वहां से ले लीजिए। जिनको नोट्स नहीं मिल पाए हैं अभी तक या जो कंटिन्यूस जुड़े हैं लेक्चर देख रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी की सीरीज हो कंटिन्यूस एम लक्ष्मीकांत की, चाहे हिस्ट्री की हो, अगर उसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक्स से। कुछ बेसिक्स है तो वो चीज अपन बात कर लेते हैं पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कैसा क्या सिनेरियो रहेगा, कैसा क्या रहेगा। तो वैदिक सिविलाइजेशन, फॉन्ट कम कर दूं पहले मैं, वैदिक एज। वैदिक एज की अगर बात की जाए तो वैदिक एज क्या है, वैदिक एज का इंट्रोडक्शन। वैदिक एज को हमने डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में। कौन से दो पार्ट्स में? वैदिक एज को हमने डिवाइड कर रखा है टू पार्ट्स में। फर्स्ट है ऋग्वैदिक पीरियड, जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। सेकेंड है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, तो ऋग्वैदिक पीरियड कब से कब तक है और लेटर वैदिक कब से कब तक है। जैसे वैदिक एज हम मानते हैं, वैदिक एज जो है 1500 टू 600 बीसी के बीच की बात है ये। तो ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो है 1500 से 1000 बीसी के बीच की बात, ठीक है। और लेटर वैदिक जो है वो है 1000 से 600 बीसी के बीच की बात। ये दोनों चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए लेक्चर स्टार्ट होने के पहले। कुछ हम बात करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशंस की, क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, सारे चीजों सिनेरियोस पे। तो वैदिक एज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो एज है कहां से कंसिस्ट है, कैसी है, क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऋग्वैदिक या वैदिक एज की जो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग है वो अभी कम है, याद रखना। क्यों? इस पे फाइंडिंग चालू है। क्या है? फाइंडिंग इज ऑन गोइंग। कभी भी कंफ्यूज मत होना, इंटरव्यूअर कभी भी कुछ भी पूछ ले, या आपके सोशल लाइफ में भी या आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी कोई भी पूछ ले कि वैदिक एज की जो हमें एविडेंस है वो कहां से आते हैं, तो याद रखना लिटरेचर सोर्स से। लिटरेचर सोर्स है हमारा स्ट्रॉन्ग। क्या है? लिटरेचर सोर्स। इसकी फाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है ना, बेसिक डिफरेंस है। और आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग चल रही है, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी डाउट मत होना। मतलब क्वेश्चंस कहां से आएंगे ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, लिटरेचर से। लिटरेचर से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे डेवलप्ड होंगे, चलो उस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। इनिशियल स्टार्टिंग में क्वेश्चंस, मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे वैदिक एज में, क्या रहेगा? मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहां से आएंगे? टर्मिनोलॉजी से आएंगे। टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाएगी आपसे, साइट्स पूछ ली जाएगी। साइट्स का एक क्वेश्चन हो गया, लिटरेचर का क्वेश्चन हो गया, प्लस मैपिंग का क्वेश्चन हो गया। तो ये दोनों चीजें आपको कंप्लीट करनी है ना, साथ साथ। ये मैं यहां आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, देखना। अब आगे आ जाओ, और काय से आगे दूसरा सोर्स ऑफ क्या रहेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। कहां से क्वेश्चन बनेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से बन जाएंगे, इकोनॉमी से बन जाएंगे, रिलीजन प्रोस्पेक्ट से बन जाएंगे, सोशल प्रोस्पेक्ट से बन जाएंगे, कल्चरल लाइफ से बन जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे, हाँ, पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे कि पॉलिटिकल में राजा कौन था, इसके बाद राजा कौन आया, कौन किस क्लैन से लड़ा, कहाँ कौन सी क्लैन है, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे बनेंगे कि भाई पॉलिटिकल से कैसे बनेंगे कि भाई ऋग्वेद में क्या है, लेटर वैदिक में क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन से बनेंगे ऋग्वेद में क्या है, लेटर वैदिक में क्या है।
इकोनॉमी से बन जाएगी चेंजेस, बदलाव, रिलीजन में भी बदलाव जो है वो क्वेश्चंस बन जाएंगे, प्रोसेस ऑफ चेंज से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी सोर्स का कि कॉन्सेप्ट क्या है। मेन बात है कॉन्सेप्ट की, जो अभी आप मिस कर चुके हो। देखो कॉन्सेप्ट की बात मैं हमेशा क्यों करता हूं, कैसे करता हूं, तो इस लेक्चर में आपको बताता हूं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट की जब हम बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं पड़ता, आप इसे रट नहीं सकते, आप इसे क्या समझ सकते हो, समझना ही पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। अब जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो कॉन्सेप्ट जैसे ही आपने समझे तो फैक्ट्स क्या है, एग्जाम्पल्स है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी। कंटिन्यूअस रिवीजन, पीरियोडिक रिवीजन साइकिल में आप रहोगे तो ये फैक्ट ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। क्यों, कॉन्सेप्ट रिमेन्स विथ योर माइंड एंड फैक्ट्स आर द एग्जाम्पल। तो उसके लिए आप रिवीजन करते रहोगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी टाइम बाय टाइम। अब चलो सबसे पहले इनिशियल हम बात करते हैं वैदिक एज। व्हाट इज वैदिक एज, व्हाट इज वैदिक एज? वैदिक एज इज अ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन है वैदिक एज, क्या है, सिविलाइजेशन। अब इससे पहले वैदिक एज 1500 बीसी के पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक और सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2500 से 1900 बीसी के बीच की घटना है ये सिविलाइजेशन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये यहां चालू हुई 1900 से 1500 बीसी के बीच में। क्या रहा इसका, डिक्लाइन फेस रहा। और 1500 से 900 बीसी तक क्या रहा इसका, पोस्ट हड़प्पन फेस रहा। ये चीज हमें समझ में आई। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन होता होगा कि सर कौन सा प्री का है, कौन सा अर्ली का है, कौन सा मैच्योर का, क्योंकि ये लेक्चर आप लोग पढ़ चुके हो और मैं सोच भी रहा था इतने दिनों से कि आपके क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे कि सर कैसे होता है डिसाइड, क्या है उसके बेसिक फीचर्स जो डिसाइड करते हैं कि वो कि कौन सा फेस है। तो चलो आओ पहले अपन बात कर रहे हैं प्री हड़प्पन की, फिर क्या आ गया प्री के बाद अर्ली फेस आ गया, फिर क्या आ गया मैच्योर आ गया, फिर आ गया पोस्ट। अब देखो प्री हड़प्पन एज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो नोमैडिक लाइफस्टाइल से सेटल्ड एग्रीकल्चर की ओर। क्या है, नोमैडिक लाइफस्टाइल से सेटल्ड एग्रीकल्चर की ओर। अब नोमैडिक लाइफस्टाइल सेटल्ड एग्रीकल्चर के जहां भी हमें एविडेंस मिलेंगे वो हो जाएंगे प्री हड़प्पन के। अर्ली हड़प्पन का क्या है, ट्रांजिशन है रूरल टू अर्बन, तो ये एविडेंस है। मैच्योर में तो लार्ज सिटीज है। अब लार्ज सिटीज में क्या पढ़ा था अपन ने, बर्न्ट ब्रिक्स, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। और पोस्ट हड़प्पन में फिर से मड ब्रिक्स आ जाएंगे, मतलब नोमैडिक से सेटल्ड एग्रीकल्चर, फिर गांव की ओर, फिर शहर की ओर, और अब वापस गांव की ओर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ फीचर्स डिसाइड करते। अब हड़प्पन कल्चर सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी। ये तो आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से याद भी होगी। अब यहां से हम थोड़े और आगे चलते हैं तो इंडियन हिस्ट्री की बात करें जो हमने स्टार्ट करी है, कहां, इंडियन हिस्ट्री। हम सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम स्टोन एज, देन वी कन्वर्टेड इनटू आईवीसी, देन वी आर ऑन वैदिक एज। वैदिक एज से हम जाएंगे किसकी ओर, ऋग्वेद, लेटर वैदिक, महाजनपद, फिर एम्पायर। ये ट्रांजिशन है। अब इस ट्रांजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि भाई क्या है ये, स्टोन एज में क्या चेंज आए, आईवीसी में क्या चेंजेस आए, आईवीसी के बाद वैदिक एज में ऋग्वेद और लेटर वैदिक में क्या चेंजेस आ गए, और महाजनपद में क्या चेंजेस आ गए, और एम्पायर में क्या चेंजेस आ गए। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री इज डिपेंड ऑन प्रोसेस ऑफ चेंज। एवरी सब्जेक्ट has the standard or the basic core of every subject is process of change, which you should be remembered in your mind properly, clearly. So first of all, Vedic age, there are two type of it. One is Rigved, one is later Vedic.
एक जो है ऋग्वेद वो क्या है 1500 से 1000 बीसी के बीच की घटना है। लेटर वैदिक कौन सी है 1000 बीसी से 600 बीसी। ऐसा कुछ तो हुआ इस 1000 बीसी में जो कि चेंज आया है सिविलाइजेशन में। तो वो क्या चेंज है, वो है आयरन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आयरन का मिल जाना। इस आयरन के मिल जाने से क्या इंपैक्ट आए, कैसे हुए, क्या बदलाव है, तो वो तो हम देखेंगे। और यही आयरन क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ चेंज। इसके पहले इकोनॉमी पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा है, पर अब क्या है लेटर वैदिक में बदलाव आ गए। तो इस वजह से हमने इसके 2 फेस कर दिए। समझ गए, यहां से कंफ्यूजन मत रखना, इस लाइनों को सबसे अच्छे से समझना। अब प्रोसेस ऑफ चेंज कहां आया, सर आप जब से कह रहे हो प्रोसेस ऑफ चेंज आया तो कहां आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, इकोनॉमी में आएगा, पॉलिटी में आएगा, और कहां कल्चर में आएगा, रिलीजन में आएगा। ये आएंगे चेंजेस इधर इधर। ये प्रोसेस ऑफ चेंज में चीजें ऐड ऑन होगी और इसमें आएंगे बदलाव। ठीक है, अब दूसरी सेकेंड ऑफ थिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर ये क्या है, ये सारे हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आते क्या है, ये सब डिसिप्लिन है। ये सब डिसिप्लिन है हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, याद रखना ये चीज भूलना मत। हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर सब डिसिप्लिन है जो कि हम इनको अलग अलग करके पढ़ते। सीधी सिंपल बात है, इन सब डिसिप्लिन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, हिस्ट्री इज द सब्जेक्ट, हिस्ट्री के अंदर सब डिसिप्लिन से ही है, इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं। इस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से हमें मदद हो जाती है हिस्ट्री को समझने की। जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री, एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन राजा कब आया, कौन सा एम्पायर कब आया, ऋग्वेद की क्लैन कौन सी है, लेटर वैदिक की क्लैन कौन सी है, ये चीज आपको ईजी पड़ जाती है। अब यहां से मेन बात, इस सब डिसिप्लिन को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ही क्या है, कोर है। कोर है हिस्ट्री का। देखो आज मैं बता दे रहा हूं, तुम लोग कभी भूलना मत, कोर है। कोर क्या है, कोर है प्रोसेस ऑफ चेंज। प्रोसेस ऑफ चेंज आपको पता है कि इंडस वैली में ऋग्वेद में क्या बदलाव आया, ऋग्वेद से लेटर वैदिक में क्या बदलाव आया, लेटर वैदिक से 16 महाजनपद में क्या बदलाव आया, 16 महाजनपद से मौर्यन में क्या बदलाव आया, मौर्यन से पोस्ट मौर्यन में, पोस्ट मौर्यन में गुप्ता में, गुप्ता से पोस्ट गुप्ता में। अगर ये आपको प्रोसेस ऑफ चेंज पता है तो आप हिस्ट्री आराम से समझ जाओगे। और ये कोर होता है सब्जेक्ट का, बीटा ह्यूमन मैथ्स ह्यूमन साइंस, बीटा मैथमेटिकल साइंस, बीटा फिजिकल साइंस। core is a process of change which you have to understand and set in your mind। अगर आपने प्रोसेस ऑफ चेंज कोर अपने दिमाग में सेट कर लिया तो सारे सब्जेक्ट में आप कभी एग्जामिनर आपको स्टंप नहीं कर पाएगा। याद रखना बहुत अच्छे से, बी पॉजिटिव, बी इन बेस्ट वे। तो इनिशियली वी विल स्टार्ट विद अ लेक्चर टुडे। ये चीजें क्लियर हो गई होगी आप सभी को। तो ऋग्वेद लेटर वैदिक ये मेंशन है 1000 बीसी से। By 1800 BC, cities of Harappan culture as well as the economy administration system declined slowly and gradually। सही बात हमने यही पढ़ा ना, 1800 BC के आसपास से डिक्लाइन हुआ है हरप्पन सिविलाइजेशन। मतलब वो डिक्लाइन का मतलब कहाँ है, विलेज सेटलमेंट में वापस चले गए वो लोग। जैसे ही विलेज सेटलमेंट में गए हैं वापस, अराउंड दिस पीरियड आर्यन एंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम इंडो ईरानी रीजन। कहां एंटर होते, इंडो ईरानी रीजन में। अभी क्वेश्चन बनेगा तुम लोग के दिमाग में, सर इंडो ईरानी रीजन क्या ही है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं कि हाउ आर्यंस एंटर्ड इन इंडिया। ठीक है, और हाउ वी ट्रस्ट दीज थ्योरीज, है ना। आज की जो थ्योरीज है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है, पहले थ्योरी समझते फिर हम बताएंगे। आ जाओ, अगर हम एक रफ मैप तैयार कर ले, ये इंडिया का पेनिनसुला, ये सारे अरब वाले जोन, ये अफ्रीका, ये कुछ इस तरीके का पेनिनसुला है। ठीक है, यहां क्या है, स्टेपे के मैदान। एक क्या है, ब्लैक सी, सॉरी थोड़ा छोटा बता दूं जिसमें समझ में आ जाए। ये है इंडियन पेनिनसुला, ये सारे होगा ये सिस्टम, है ना। यहां से कंफ्यूज मत होना। अब यहां क्या है, ब्लैक सी,
कैस्पियन सी, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा है ना, और यह कहाँ, अराल सी। ये है स्टेपे के मैदान। काय के मैदान, स्टेपे के मैदान। स्टेपे के मैदान कहाँ आते थे, सदर्न रशिया, इस वाले जोन में आते थे स्टेपे के मैदान। सदर्न रशिया हो गया, ये वाला जोन है, ठीक है। अब यहाँ कुछ ट्राइब्स रहा करती थी जिनके पास जानवर थे, वो अब बहुत ही ठंड वाला एरिया बर्फबारी का, तो उन्हें चाहिए खुले मैदान ग्रास के। तो अब यहां से मूवमेंट होगा लोगों का, तो जो वेस्ट में मूव करेंगे वो तो चले जाएंगे यूरोप में, यहां से जो ईस्ट मूव करेगा वो कहां चले जाएंगे, बीएमएसी में, बैक्टीरिया मार्जिनल कॉम्प्लेक्स वाले जगह पे, ठीक है। याद रखना बीएमएसी में चले जाएंगे, यूरोप में चले जाएंगे स्टेपे के मैदान से। अब कुछ लोग ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच से निकलेंगे और कहां एंटर हो जाएंगे, तुर्की वाले एरिया में, और या तो बेबीलोन वाले एरिया में, है ना, ये हो गया। अब यहीं से कुछ वेव में अलग अलग टुकड़ों में आगे पैचेस में, यहां से क्या कब से चालू हुआ, देखो यहां से जो माइग्रेशन चालू हुआ वो 3000 बीसी से 2000 बीसी के बीच की बात है, ठीक है। इस समय यहां से माइग्रेशन चालू हो गया। अब कुछ लोग कहां गए, तुर्की और बेबीलोन वाले रीजन में। कुछ लोग कैस्पियन सी और यूरल माउंटेन में से एंटर कर जाएंगे इस वाले पार्ट में, जिसे हम क्या बोलेंगे, ईरानी प्लेटू, और यहां वो किस नाम से जाने जाएंगे, इंडो ईरानी लोगों के नाम से। कुछ समय वो यहां रहेंगे, फिर वो एंटर कहां कर जाएंगे, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जैसे ही वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करेंगे इधर, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, आर्यन। याद रखना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करने के बाद इनका नाम पड़ा है आर्यंस। ये थ्योरी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और कुछ लोग बीएमएसी से एंटर करेंगे कहां, जम्मू कश्मीर वाले जोन में। ये जो है ये हो गया आर्यंसों का माइग्रेशन। अब यहां से डाउट मत रखना बिल्कुल भी, आपको सारी ही चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी जो अपन ने इस थ्योरी की बात करी ये आपको क्लियर हो गई होगी उस लाइन से पढ़ के कि इंडिया में कैसे एंटर हुए यूरल सी और कैस्पियन सी के बीच में। इसके अलावा भी वो एंटर कहां से हुए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। अब ये बात आती नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से क्यों हो गए सर एंटर, देखो मैं ये मिटा के समझाता हूं। अब देखो ये तो, रुको पेन का कलर बदल लूं, ये जोन तो हो गया थार का सहारा डेजर्ट, ये जोन हो गया रन ऑफ कच्छ, पूरा नमक का मैदान, इधर तो नदियाँ, ये अपना हिमालय हो गया, ये हिंदू कुश हो गया, ठीक है। गंगा यमुना प्लेटू में इधर तो जंगल है, घने जंगल है। अब क्या जोन बचता है उनके पास, देखो घने जंगल है, इधर भी घने जंगल है, सॉरी घने जंगल है ना। तो ये जो जोन बचा है ये वाला इधर जंगल तो है पर जंगल कम घने हैं, तो इस वजह से इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ ऋग्वैदिक पीपल जो रहेगा वो इस वाले जोन में हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम कहेंगे सप्त सिंधु, 7 रिवर्स। याद रखना, ठीक है। इधर एक 3 दर्रे है, खैबर, बोलन और गोलन, जहां से आर्यंस एंटर करे हैं। और ये इकट्ठे नहीं आए हैं, ये पैचेस में आए, कभी 100, 200, 300, 400। फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस के एक एग्जांपल के तहत जो कि आपको समझ में, 50 लोगों की वेव आई, फिर 50 की आई। ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी है, इंडो ईरानी और ईरान, तुर्क, बेबीलोन, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड लोग हैं, एक दूसरे से बात हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है। अब कैसे, ईरानी प्लेटू में हमें एक वर्ड का यूज मिला है अश्व, और यही हमें यूज मिला है काय में, ऋग्वेद में, ठीक है। अश्व मीन्स हॉर्स, ये वर्ड यूज हुए हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी जो अपनाई जाती है वो कौन सी थ्योरी है, जेनेटिक थ्योरी। याद रखना, जेनेटिक थ्योरी सबसे ज्यादा ट्रस्टेड की जा रही है। क्यों, क्योंकि समय बदला है, चीजें बदली है ना। ईरान और अगस्त्या कल्चर जो है वो सेम है ऋग्वेद का। कौन सा, ईरान का अगस्त्या कल्चर, और हमारा ऋग्वेद में जो चीजें दी है वो क्या है, सेम है।
याद रखना, यहां से ये हमें आइडिया मिलता है कि ये लोग एक दूसरे को से जानते थे, मिलते थे, ये सारी चीजें है ना। इधर कंफ्यूज मत होना। और दूसरी थ्योरी, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थ्योरी, इट विल बी द लिंग्विस्टिक थ्योरी, जिसपे मैं ट्रस्ट करता हूं कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो हुआ है वो ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर कैसे? अब देखो आज की डेट की थ्योरी जो है वो डिपेंड काय पे है? न्यू थ्योरीज जो है, इधर लिख देता हूं, न्यू थ्योरी जो डिपेंड है वो काय पे बेस्ड है? सबसे पहले बेस्ड है वो जेनेटिक थ्योरीज पे, जेनेटिक्स पे, लिंग्विस्टिक पे, बोन्स पे, है ना, और आर्कोलॉजी पे। अब ये 4 पे बेस्ड है। ठीक है, और लिटरेचर में क्या माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंस हो सकता है पॉलिटिकल यूनिट्स के तरफ से, इस वजह से इस पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता है ना। यहाँ कंफ्यूज मत होना। अब देखो ऊपर से नीचे कैसे डेवलपमेंट है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का। देखो एक बात बताता हूँ, अगर हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात करें, ये ऐसा डेवलपमेंट करे लैंग्वेज का, ठीक है, ये डेवलपमेंट करे लैंग्वेज का। कलर बदलता हूं मैं, ठीक है, ये लैंग्वेज करे तो इस वाले जोन में हमें क्या मिलेगी? बहुत ही कट्टर हार्श अरेबिक मिलेगी। उसके नीचे क्या मिलेगी? उर्दू मिलेगी। फिर और नीचे आ जाओ तो पंजाबी मिलेगी, और नीचे आ जाओ तो हरियाणवी मिलेगी, और नीचे आ जाओ तो हिंदी, दिल्ली वाले बेल्ट में हिंदी मिलेगी। फिर क्या मिलेगी? मैथिली मिलेगी। फिर ब्रिज मिलेगी। फिर कौन सी मिलेगी? मगधी मिलेगी, है ना। यही तो डेवलपमेंट है ना, ब्रिज, मगधी। और बिल्कुल बंगाल वाले जोन में आ जाओ, फिर मैथिली भी मगधी हो गई। फिर इस वाले जोन में आ जाओ तो क्या हमें मिलेगी? बंगाली लैंग्वेज मिलेगी। अब देखो ये लैंग्वेज का डेवलपमेंट ऊपर से नीचे ही है ना, तो इस थ्योरी पे बेस है कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। ऐसा सदर्न रशिया से ये आया है डेवलपमेंट, और ये ऐसा नीचे आया है ना। इधर कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल भी क्लियर रखना, ये लैंग्वेज की है। इस थ्योरी पे बिलीव हो सकता है? हाँ हो सकता है सर, क्योंकि ऊपर से नीचे का डेवलपमेंट हुआ है लैंग्वेज का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि आर्यंस की एंट्री इंडिया में कैसे हुई है, तो चलिए फिर हम आगे से पढ़ते हैं इसके। द वर्ड आर्य मीन्स नोबल। आर्य का मतलब क्या है? नोबल। आर्य के वर्ड का मीनिंग है नोबल, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आर्य के वर्ड का मीन है नोबल। द आर्य हैव बीन मेंशन इन ऋग्वेद। आर्य कहां मेंशन है? ऋग्वेदिक में मेंशन है। ये तो बेसिक बैकग्राउंड है जो हम धीरे धीरे अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। इट इज ऑल्सो अपीयर्ड इन काइस्ट इंस्क्रिप्शन, याद रखना, अबाउट 1600 BC फ्रॉम इराक, एंड मैतिनी इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC फ्रॉम सीरिया। यहां हमें कुछ कल्चर सेम मिलता है, जो मैंने अगस्त्य कल्चर की बात करी ऋग्वेद की इससे पहले, वो यहां हमें इंस्क्रिप्शंस में भी अश्व वर्ड का यूज मिलता है। अश्व वर्ड जो है वो डिनोट किया गया है हॉर्स के लिए, जो कि हमारे ऋग्वेद में भी शो होता है। अब आ जाओ थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर ले, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो तो, है ना, एक मिनट, अगर आपको है ना, बैकग्राउंड की बात करते हैं। आर्यन माइग्रेटेड टू इंडिया इन सेवरल एपिसोड, यही बात करी अपन ने आर्यन से सेवरल एपिसोड में, इसके पहले वाले में। थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन, वही बात करी हिंदू कुश वाले नीचे वाले जोन से। कहा? खैबर, गोलन और बोलन दर्रे से। ये 3 दर्रे मैंने अभी आपको बताए थे जब मैं रफ मैप तैयार कर रहा था। खैबर, बोलन और गोलन दर्रे से भारत में एंटर हुए, यही चीज हम लिख रखे। द अर्लीस्ट लाइफ ऑफ आर्यन हैव बीन मेनली पेरेस्ट्रल, एग्रीकल्चर बीइंग अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। यहीं से रिमेंबर रख लेना चीजें कि जो जानवरों पर निर्भरता है इनकी प्राइमरी है, और सेकेंडरी में क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर। अभी वो जानवरों पे निर्भर है ना, इधर से उधर भटक रहे, खुले मैदान, नोमैडिक लाइफस्टाइल चाहिए उन्हें, तो जानवरों पे निर्भरता है, तो इंपॉर्टेंट है उनके एनिमल्स।
अभी वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा, घरे जंगल है, समय कौन सा है, कॉपर का है, लोहा है नहीं, जितने अच्छे से जंगल साफ हो सके तो लैंड बढ़ सके या गहरी जमीन में खुदाई हो सके या जुताई हो सके, इस वजह से उनकी निर्भरता किस पे, जानवरों पे। ध्यान रखना, इधर कंफ्यूज मत होना। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। दे इनिशियली सेटल्ड इन अ वैली ऑफ नॉर्थ वेस्ट, देखो यही बात हुई अपनी, ऑफ द प्लेन्स ऑफ पंजाब, है ना, ये चीज हुई। और लेटर दे मूव टू इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। अब देखो मैं एक रफ मैप यहां तैयार कर दूं जिससे तुम लोग को, देखो ये रफ मैप है, इधर वो सेटल्ड कहां हुए, इधर हुए इनिशियली। क्यों, क्योंकि इधर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना, घने जंगल है, इधर जंगलों का घनापन कम है। जैसे ही 1000 BC में लोहा मिलेगा, उसके बाद वो कहां मूव करेंगे, इस जोन में मूव करेंगे। किस जोन में मूव करेंगे, इस जोन में जिसमें एरो बना है। तो वही मैंने लिख दिया, लेटर दे मूव टू इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। दे लेड अ नोमैडिक लाइफ एंड मूव्ड इन अ सर्च ऑफ पेस्चुरी इन ऋग्वेद। अब भाई ऋग्वेद से हमें पता चलता है, ऋग्वेद हमें बताया था सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ। यहीं से मैं आगे चल के क्लियर करता हूं, 2-3 चीजें और है, कंफ्यूज मत होना, साथ रहना, लेटर वैदिक तक वेट करना, सारे फैक्ट्स और जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात हुई है, नोमैडिक लाइफस्टाइल है, मतलब बंजारा सबसे बेहतरीन है नोमैडिक लाइफस्टाइल को समझने के लिए, बंजारा जो मैं एग्जांपल यूज करता हूं। और मूव्ड इन अ सर्च ऑफ पेस्चुरिटेड, खुले मैदान, चारे के खुले मैदान की फाइंडिंग के लिए वो इधर से उधर भटकते थे। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब सेकंड फॉर्मेट में अपन एंटर कर रहे हैं, ट्राइब्स, जो कि इधर रह रही है। देखो जो ट्राइब्स इस वाले जोन में सेटल्ड है उनकी बात करेंगे अपन। इनिशियली गांधारी, पटका, अलीना, अनु, भारता, यदु, पुरु, तुर्वासा, भलिका, भल्लना। कितनी है ऋग्वेद की ट्राइब, ये क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारे लिए, गलती मत कर देना क्वेश्चन में कि ऋग्वेद की ट्राइब के नाम अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। ये फैक्ट्स है, एग्जांपल्स है कि इधर ट्राइब्स है अभी पैचेस में, ठीक है, ट्राइबल कल्चर में रह रहा है ये। फिर बाद में ट्राइब बढ़ेगी तो इधर एंटर हो गया। पेस्चुरी क्या हो गया, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गया। पेस्चुरी पे डिपेंड है इकोनॉमी, और इकोनॉमी जब किसी जानवर पे डिपेंड है तो वर्ड यूज हो रहा है गोधन। याद रखना, ये वर्ड यूज हुआ है काउ के लिए। गोधन इज मेनली मेंशन फॉर काउज। काउ से 3 प्रोडक्ट मिलते थे इनको, घी, मिल्क और कर्ड। इस वजह से यूटिलिटी ज्यादा है, इस वजह से गोधन का नाम है। ऋग्वेदिक पीपल लिव इन आर्यव्रत। What is Aryavarth? This is the Aryavarth, or this will be the Aryavarth. Complete Aryavarth, this will be the, ठीक है। By 6th century BC they occupied, 6th century BC की बात हो रही है, they occupied whole of North India which came to known as Aryavarth। देखो एक रफ मैप बताता हूँ। कंप्लीट आर्यवर्त नॉर्थ इंडिया को बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आ जाता है। ये इंडियन पेनिनसुला है, इसके ऊपर वाले बात को क्या बोला जाएगा, आर्यव्रत। याद रखना, कंप्लीट नॉर्थ इंडिया को आर्यव्रत बोला जाता है। द अर्ली वैदिक पीपल, ऋग वैदिक पीपल 1500 से 1000 BC के बीच में। अब देखो इनिशियली हमने क्या पढ़ी, सिर्फ ऋग्वेद की ट्राइब पढ़ी, मतलब दे आर सेटल्ड इन पंजाब जोन, जम्मू कश्मीर जोन, इस वाले सप्त सिंधु वाले पार्ट में सेटल्ड है, इसलिए हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, ऋग्वेद की ट्राइब, ठीक है। पर जब वो आर्यव्रत में कंप्लीट हो रहा है तो ये ट्राइब्स के नेम है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, पांचाल, कुरु, कौशल, वैदेही, वरुणा, हिमावर्त, कंबोज, मत्स्या, कुंती, मदरा, काशी, मगध, कैकत्या, भलिका, बनास, विदत, अंगरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है आर्यव्रत की। अब वो मतलब ये लेटर वैदिक वाली ट्राइब भी इंक्लूड हो जाएगी जब वो गैंगेटिक जोन में फैल जाएंगे, है ना। तो ये बेसिक अंतर ध्यान रखना। अब इसमें से पुरानी कौन सी है जो ऋग्वेद से मौजूद है और जो अभी बनी है, वो क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। अब यहां से हम आगे चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, है ना। आर्यन पीपल ब्रॉट अ ग्रेवियर पॉटरी।
इंपॉर्टेंट फीचर है, आर्कोलॉजिकल की फाइंडिंग के लिए हेल्प होगा। तो पॉटरी किस कलर की, ग्रे वेयर की है, आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग में हेल्पफुल होगी। अब यहां से हम बात करते हैं हमारी थ्योरी की, ओरिजिनल होम्स ऑफ आर्यन। भैया अभी हमने बैकग्राउंड समझ लिया, कहां से आए, क्या हुए, कैसे एंटर हुए। सेकेंड ऑफ क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है, किस चीज पे इकोनॉमी, हमने हल्का हल्का ग्लिम्स ले लिया, अभी हम गहराई में नहीं उतरे, अब हम उतरना चालू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। दीज थ्योरीज आर डिपेंड ऑन द जेनेटिक एंड लिंग्विस्टिक बेस। ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, जेनेटिक और लिंग्विस्टिक बेस पे है। अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग मानना है इस थ्योरी के बारे में, ओरिजिनल होम्स ऑफ आर्यन। सम हिस्टोरियन व्यू द ओरिजिनल होम्स ऑफ आर्यंस वन सेंट्रल एशिया, स्टेपे के मैदान सदर्न रशिया की बात हो रही है, तो ये मानना है इनका। सेकेंड ऑफ थिंग, बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन भी यहां से आएगा, एग्जांपल याद रखना। आर्यन ओरिजिनल इनहेबिटेंट वाज साइबेरिया बट माइग्रेटेड फ्रॉम साइबेरियन ग्रीन पेस्चुरी। अब इन्हें साइबेरिया वाली कोटिंग क्यों करी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ऋग्वेद टॉक्स अबाउट 6 month डे एंड नाइट, 6 महीने दिन और 6 महीने रात की बात करते हैं। इस वजह से आर्यंस वहां से आए होंगे साइबेरिया वाले जोन में, और क्यों आएंगे भाई, चारे के चक्कर में आए होंगे। दूसरा, सेंट्रल एशिया थ्योरी सबसे ज्यादा ट्रस्टेड थ्योरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद रखना। ये वाली अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं जूम कर देता हूं। सेंट्रल एशिया थ्योरी है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सदर्न रशिया थ्योरी जिसे बोला जाता है, क्या है इस थ्योरी में, सदर्न रशिया थ्योरी में है बेस्ड ऑन द जेनेटिक थ्योरी है ये। सदर्न रशिया किसके द्वारा दी गई है, मैक्स मूलर के द्वारा। याद रखना एक्स क्रोमोसोम की बात की गई है, ठीक है, इसमें वाई क्रोमोसोम, सॉरी, है ना, वाई क्रोमोसोम की बात की गई है। आर्यन माइग्रेटेड from Central Asia as a Hungary to China. This theory was supported by जेनेरिक थ्योरी। जेनेरिक थ्योरी मानी गई है, जेनेटिक थ्योरी है, जीन्स का एविडेंस है, बाय क्रोमोसोम की बात की गई है। अब कौन से वाले क्रोमोसोम की बात की गई है, कौन सा जीन्स है, इस चीज का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे हमें, है ना, फटाफट। द फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड द सेंट्रल एशिया बाय क्रोमोसोम सपोर्ट द व्यू। भाई क्रोमोसोम जो मिला है हमें, उसके व्यू ने सपोर्ट किया है इस थ्योरी को। द थ्योरी ऑफ नॉर्थ आर्कटिक बाय बाल गंगाधर तिलक नोन एज अ होमलैंड ऑफ नॉर्थर्न आर्कटिक और सपोर्टेड बाय वेदा स्पीक्स ऑफ 6 month डे एंड अ लॉन्ग नाइट। बाल गंगाधर तिलक की थ्योरी कौन सी है, थ्योरी ऑफ नॉर्थर्न आर्कटिक। ये आपको ऐसे मैच द कॉलम में आ जाएंगे, सदर्न रशिया थ्योरी मैक्स मूलर, याद रखो, ठीक है। थ्योरी ऑफ नॉर्थ आर्कटिक रीजन किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक। ये आपको मैच द कॉलम में आ जाएगा, आप गलती कर जाओगे, तो ये गलती मत करना। सपोर्टेड अ व्यू, क्या इनने क्या अपना, देखो एक चीज बता, इनने थ्योरी लिखी और इस थ्योरी में जस्टिफाई करने के लिए एविडेंस किसे रखा है, ऋग्वेद खुद को, वेद को। यूरोपियन थ्योरी बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक। अब देखो यूरोप की भी थ्योरी है, काय पे बेस्ड है, लिंग्विस्टिक पे। किसके द्वारा दी गई है लिंग्विस्टिक थ्योरी, सर विलियम जॉन्स के द्वारा। किनकी है, यूरोपियन थ्योरी है। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक स्टडीज ऑफ ग्रीक, लैटिन एंड संस्कृत। भाई 3 लैंग्वेज की थ्योरी पे डिपेंड है, ग्रीक, लैटिन और संस्कृत। एग्जाम्पल, संस्कृत वर्ड मैत्री, पैत्री एंड मैत्री आर सिमिलर द लैटिन वर्ड पैतर एंड मैतर। भैया लैटिन वर्ड के द्वारा सेम है, इस वजह से इसको लिंग्विस्टिक थ्योरी भी बोला गया। हमने अभी 3 थ्योरी पढ़ी, बाल गंगाधर तिलक साहब की और सबकी, बाल गंगाधर तिलक हो गए और मैक्स मूलर साहब हो गए, है ना। एक सेकंड पानी पी लो। सॉरी, इंडियन थ्योरी पे आ जाते हैं। इंडियन थ्योरी बाय डॉक्टर सम प्रभुनानंद, एसी दास एंड गंगानाथ झा। 3 लोगों के द्वारा इंडियन थ्योरी दी गई है। क्या है ये इंडियन थ्योरी, आर्यंस वेयर इंडिजीनियस। देखो आर्यंस आर इंडिजीनियस to the subcontinent supported by a DNA analysis of woman skeleton found in राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में एक वुमेन स्केलेटन फाउंड होता है जिसका डीएनए पे से ये बोला गया हमारे इंडियन थ्योरी स्कॉलर्स के द्वारा कि भाई जो आर्यंस है वो इंडिजीनियस इंडियंस ही है, ठीक है। रिफ्यूट द आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, दे स्पोक इंडो आर्यन लैंग्वेज। भाई इंडो आर्यन लैंग्वेज की बात वो बोल रहे हैं, इस वजह से
द आर्यन डिफीटेड द्रविडियंस। देखो कुछ नेटिव इंडियंस रह रहे होंगे इधर, जब आर्यन इधर से खैबर गोलन से एंटर करे, इधर आईवीसी के कुछ लोग तो रह रहे होंगे, तो उनको ढकेल दिया होगा उन्होंने साउथ इंडिया में, जिन्हें हम जाना जाएगा द्रविडियंस के नाम से, एंड अदर हैबिटेंट एंड पुश देम डाउन टूवर्ड्स द साउथ इंडिया। यही बात हुई। आर्यन डिस्क्राइब एनिमीज एज पानीज एंड दासास। याद रखना ये पानीज आगे जाके ट्रेड एंड कॉमर्स का रेगुलेटर बनेगा, और दासास, दासास वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो इंडिजिनियस पीपल के लिए हुआ है, और ये दासास आगे जाके स्लेव के तौर पे जाने जाएंगे और फिर आगे जाके शूद्र बनेंगे। पानीज वे आर द कैटल थीव्स। याद रखना पानीज कहां, इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ ऋग्वेद 1500 बीसी की बात करें तो पानीज कौन है, अभी कैटल थीव्स है। दासा एंड दस्यूज वे आर द कंसीडर्ड एज इंफीरियर बिकॉज दे आर ब्लैक स्किन एंड फ्लैट फेशियल फीचर्स। कुछ फेशियल फीचर्स भी है, फ्लैट फेशियल फीचर्स जो दासास का होता है इस वजह से, और इंफीरियर ब्लैक इन स्किन है। याद रखना ऋग्वेद में हमें डिवाइडेशन ऑफ सोसाइटी कैसा देखने मिल रहा है, कलर पे बेस है। फेयर जो है वो कौन है, आर्यंस है, आर्य है, और जो ब्लैक है, ब्लैक टोन स्किन है, वो कौन है, दास है। याद रखना आर और दासा दो वर्ण है। द वर्ड दासा लेटर टू बी डोनेटेड एज स्लेव। यही बात करी, बाद में जाके स्लेव बनेंगे, बाद में फिर और आगे जाके ये क्या कहला जाएगी, शूद्र। दसु हत्या, दसु हत्या कहां मेंशन है, दसु हत्या इज बीन मेंशन ओवर एंड ओवर इन अगेन ऋग्वेद। भैया दासों की हत्या करना कोई बुरा काम नहीं माना जाता था ऋग्वेद में, उनको मारा जा सकता था और एक्सट्रीम सजा होती थी, इसलिए दसु हत्या का मेंशन है ऋग्वेद में बार बार, है ना। तो इससे याद रखना ऋग्वेद में किसका जिक्र है, दसु हत्या का। अब कुछ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। अब देखो ट्राइब है, ट्राइबल फॉर्मेशन में रह रहे नो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए होंगे। अब कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स है जो हमें याद रखने पड़ते, पढ़ने पड़ते। द आर्यन ऑल्सो फॉट अमंग देमसेल्फ एंड थस द मेन इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो भाई पहली चीज इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है आर्यन कम्युनिटी में आसपास में, ठीक है। द इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट वेरी कॉमन, भाई बहुत कॉमन है। आपस में किस लिए लड़ रहे होगे, ये कैटल के लिए। याद रखना किस लिए लड़ रहे होगे, कैटल्स के लिए, ठीक है। द कंट्री भारतवर्ष डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम भारत ट्राइब। द क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन can be asked because right now we have changed our India name as a भारत, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि भारत वर्ष जो नाम रखा गया था भारत इंडिया का, वो कहां से ओरिजिनेटेड है, तो वो भारत ट्राइब से ओरिजिनेटेड है। मेंशन इन ऋग्वेद की भारतवर्ष ड्राइव द नेम फ्रॉम भारत ट्राइब। कहां मेंशन है, ऋग्वेद में मेंशन है। याद रखना करंट अफेयर से कनेक्ट करके क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा वो। द फेमस बैटल ऑफ 10 ट्राइब्स, 10 राजन युद्ध आप सभी को पता है बीन बिटवीन भारत एंड कॉन्फिडेंटली ऑफ अदर 10 ट्राइब्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुशिनी। रिवर परुशिनी के किनारे एक युद्ध हुआ, 10 राजन युद्ध, ठीक है, भारत और अलग दूसरी ट्राइब के बीच में। आज परुशनी का प्रेजेंट डे नाम क्या है, रावी, रावी रिवर के किनारे ये युद्ध हुआ है। द भारत लीड बाय अ किंग सुदास। भारत ट्राइब को किसने लीड किया था, सुदास ने। और 10 दूसरी ट्राइब कौन सी है, यदु है, तुवासा, पुरु, अनु, शिवा, धुरा, पलका, अलीना और वैष्णवी। पुरु, यदु, तुवासा, अनु, धुरिया आर सेड टू बी नॉन आर्यन ट्राइब। ये ट्राइब्स याद रखना, ये नॉन आर्यन ट्राइब्स है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बाकी सारी कौन सी है, आर्यन ट्राइब्स है, मतलब आर्यन एंड नॉन आर्यन ट्राइब्स भारत। अब इसमें जीतेगा कौन, भारत, भारत ट्राइब जीत जाएगी, इन सब पे हुकूमत करेगी, इमर्ज एज विक्टोरियस इन बैटल। इस वजह से भारत ट्राइब पे नाम पड़ेगा, जितना वो एरिया जीत चुके होंगे पूरे एरिया का, भारत वर्ष। इसमें कंफ्यूज मत होना। अब आ जाओ, एक चीज हमने देख ली, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स देख लिए, बैकग्राउंड समझा, इकोनॉमी पे बेस्ड है, कैसा क्या है, युद्ध काय पे हो गए, जानवरों के लिए हो गए। फिर बैटल हो रही है, बैटल पढ़ ली। ओरिजिन होम ऑफ आर्यंस देख लिया, माइग्रेशन ऑफ आर्यंस देख लिया, कैसे इंडिया में एंटर हुए। 2 थ्योरी है, लिंग्विस्टिक भी देख ली, जेनेटिक भी देख ली, हमने ये सारी पढ़ ली। इंडियन थ्योरीज जो है वो भी पढ़ी हमने, कि लाठी गढ़ी में स्केलेटन डीएनए, उस बेसिस पे इंडिजीनियस बोला गया। ये सारी बेसिक थ्योरीज हमने पढ़ी। अब आ जाओ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऋग्वेद टाइम, जो है वैदिक लिटरेचर। व्हाट वर्ड वेदा है,
इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट ऑफ वेदा विच मीन्स टू नो। भाई वेदा है का मतलब क्या, जब हम वेद पढ़ते हैं वेदा है का मतलब क्या है, टू नो, भाई जानना, याद रखना, किसी चीज को जानना। आज की डेट में आपकी हिस्ट्री की बुक है, साइंस की बुक है, मैथ्स की बुक है, दूसरी जो बुक्स है वो आपको क्या सिखा रही है, जानना, आपको चीजें सिखा रही है कि कैसे क्या सीखना है, जानना है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इधर कंफ्यूजन मत रखना। वेद क्या बोलते हैं, वेद है का मतलब क्या है, वेदा है का टू नो। वेद सिग्निफाइज विथ विजडम नॉलेज एंड विजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन है जो कि मैं हमेशा बोलता हूं। वेद आपको क्या सिखाते हैं, विजडम, विजन, नॉलेज। अब भाई आदमी के पास नॉलेज है, विजन और विजडम उसका क्लियर है, समझना। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, कनेक्टिविटी। देखो अगर आपके पास नॉलेज है, विजडम है, पर विजन ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है, यूपीएससी में क्यों देना है, किस लिए देना, तो कोई मतलब नहीं है। आपके पास विजन है कि यूपीएससी देना है और समझदारी है, आप लगन से लगे हो, विजडम है, पर नॉलेज नहीं है, अधूरे हो गए। पर अगर किसी व्यक्ति के पास विजडम और विजन दोनों हैं तो वो नॉलेज हायर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में एग्जाम्पल देता हूं, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो क्या है, आईएएस, नॉलेज है, विजडम विजन भी है, हायर कर लिया। क्यों, क्योंकि उनके पास विजडम है और विजन है। वो अपने विजन के लिए क्लियर है कि 5 वर्ष के लिए हमें भारत में अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनानी है, और उनका विजडम भी क्लियर है, समझदारी से बात करते हैं, कब कौन सी नीति लानी है, कब कौन सी योजना लागू करनी है, कब टैक्स कम करना है, कब टैक्स बढ़ाना है, कब पेट्रोल कम रेट कम करने बढ़ाना है, वो जानते हैं। 5 वर्ष, 4 साल सरकार आपसे दबा के पैसा लेती है और चुनावी साल में सब चीज के रेट कम कर देती है, चाहे वो गैस हो चाहे वो पेट्रोल हो, आपके सामने प्रैक्टिकली चल रहा है ना। तो अब जब भी विजडम विजन वाले आदमी को नॉलेज की जरूरत पड़ेगी तो वह हायर कर लेगा। अकबर बेस्ट एग्जांपल है, पढ़ा लिखा नहीं था पर अपने सभा में 9 रत्न बैठा ला रखा था, नॉलेज। नॉलेज कैन बी हायर बट कांट बी गेन। वो हायर कर सकता है, पावर है उसके पास, वो कमा नहीं पाया। जिसकी नॉलेज, जिसके, अगर आपकी नॉलेज आपके दिमाग में ना, उसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा कहा जाता है कि धन चुराया जा सकता है, सब चीज चुराई जा सकती है, पर ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है और जो जितना समझदार होगा वो उतना विनम्र हो जाएगा। अब वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला है नॉलेज ऑफ द वर्सास। ऋग्वेद क्या है, नॉलेज ऑफ द वर्सास है। ऋग्वेद कब कंपोज हुआ, अर्ली वैदिक पीरियड में, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वेद कंपोज हुआ। अब ऋग्वेद याद रखना, यहीं से मैं क्लियर कर देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उस समय जो सोसाइटी चल रही है उसका संविधान है ऋग्वेद। थोड़ा जरा इस दृष्टि से भी देखना ऋग्वेद को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, धार्मिक किताब के बेस में नहीं। तुम्हें दोनों है, तुम देश चलाओगे इसलिए तुम्हें दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक तो धार्मिक और एक पॉलिटिकल या सोशल नॉलेज। तो ऋग्वेद क्या उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। द ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट ऑफ द 4 वेदास एंड कंसिस्ट कितने 10 मंडल और 128 हिम्स है, याद रखना, भूलना मत। और ये हिम्स किसके लिए गाए जा रहे हैं, अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण के लिए। ऋग्वेद ऑल्सो कंटेस्ट पुरुष सूक्ता दैट एक्सप्लेन द 4 वर्ड्स। 4 वर्णों को पुरुष सूक्ता एक्सप्लेन करता है जो कि कंटेंट है ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तो लेटर वैदिक में चालू है, अभी तो सोसाइटी डिवाइड है आर्य और दासा में। मतलब समय समय पे हमारे संविधान में जैसे हम अमेंडमेंट करते हैं, ऐसे ऋग्वेद में भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए चीजें ऐड की गई है। इस चीज से हमें समझ में आता है। वेयर फॉर्म फ्रॉम माउथ, आर्म्स, थाइस एंड फीट ऑफ द क्रिएटर। माउथ से ब्राह्मण, आर्म से क्षत्रिय, थाइस से वैश्य और फीट से शूद्र, ये ऐसा बोला गया है। इन 10th मंडल इन 92वें हिम्स में पता चलता है, ठीक है। गायत्री मंत्र, सावित्री इज ऑल्सो इन ऋग्वेद, तीसरे मंडल में दिया है। 62 वाले हिम्स में क्या दिया है, गायत्री मंत्र दिया है। ये क्वेश्चन आता है, गायत्री मंत्र किसके द्वारा बोला गया है या कंपोज किया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सबसे पहले वो ओरली था, बाद में वो रिटन किया गया है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सामवेद क्या है, सामवेद म्यूजिकल कलेक्शन है,
हम वेदों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया। आपको क्वेश्चन है गायत्री मंत्र जो है वो किसने कंपोज किया। अभी हम आगे भी इस पे चर्चा कर लेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर, पर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। कलेक्शन ऑफ मेलोडीज है, इट कंटेन द स्टैंजा फ्रॉम द ऋग्वेद एंड सेट टू द ट्यून फॉर द पर्पस ऑफ सिंगिंग। अब भाई आज हमारे मंत्र है, उपचारण है, आप कुछ भी गाते हो, एक टोन है, एक म्यूजिक सिंगिंग है, तो ये कहां से डेवलप्ड हुआ? ये डेवलप्ड हुआ है सामवेद में से। सामवेद इज इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। सामवेद वॉज मेड थ्रू ऋग्वेद। याद रखना सामवेद कैसे बना गया? ऋग्वेद के थ्रू बनाया गया मंत्रों को। जैसे शिव तांडव एक टोन है उसकी, गायत्री मंत्र एक टोन है, यज्ञ करने की एक टोन है, ये फ्लुएंसी है, ये कहां से डेवलप हुई है? सामवेद से डेवलप्ड हुई है। अब आ जाओ हमारे तीसरे वेद पे, यजुर्वेद। इट कंप्रोमाइज द हिम्स एज वेल एज द रिचुअल्स टू हैव डन इन देयर रिक्रिएशन। भैया आपकी रिचुअल्स वगैरह की जानकारी कहां से आती है? यजुर्वेद में आती है। और क्या बताता है यजुर्वेद? द डिटेल रूल दैट आर टू बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस आर मेंशन इन द यजुर्वेद। भाई जो भी रिचुअल्स है, हवन कैसे होगा, आज भी आप हवन करते हो ना, पंडित जी ईंटें लगाते, फिर उस पर वो डिजाइन डालते, फिर कलश जमाते, फिर फूल, फिर ये हवन कैसे होगा, ये सारी सेक्रीफाइसेस की डिटेल हमें यजुर्वेद से मिलती। द रिचुअल्स रिफ्लेक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल मिलेनियम ऑफ द अरोज। सोशल और पॉलिटिकल लाइफस्टाइल कहां से पता चलती है हमें? यजुर्वेद से भी पता चलती है उस समय के लोगों की। दे आर टू मेन टेक्स्ट इन यजुर्वेद। यजुर्वेद में दो मेन टेक्स्ट है, शुक्ला यजुर्वेद और कृष्णा यजुर्वेद। याद रखना यजुर्वेद के भी दो पार्ट होते, दो टेक्स्ट होते हैं, शुक्ला यजुर्वेद और कृष्णा यजुर्वेद। ये क्वेश्चन आता है कई बार, आप लोग गलती कर जाते हो, तो अब गलती मत करना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। शुक्ला यजुर्वेद, शुक्ला यजुर्वेद भी दो यजुर्वेद में डिवाइडेड है। मध्य मीनाया इन नॉर्थ इंडिया में किस नाम से जाता था, और साउथ इंडिया, ईस्ट साउथ इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? कानवा नाम से। इसमें कंफ्यूज मत होना। कृष्णल यजुर्वेद क्या? अर्लीस्ट रेफरेंस टू द यूज ऑफ आयरन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो फाउंड। कृष्णल यजुर्वेद में हमें पता चला कि आयरन का, इसलिए हमें आइडिया हुआ कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आयरन 1000 बीसी के बाद लिखे गए लेटर वैदिक में, क्योंकि सबसे पहले कंपोज हुआ ऋग्वेद, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा जो है ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ, क्योंकि वहां हमें कोई भी जिक्र नहीं मिला आयरन का। उसके बाद हुआ है सामवेद, उसके बाद हुआ है यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी दो पार्ट है, शुक्ला यजुर्वेद और कृष्णल यजुर्वेद। तो शुक्ला यजुर्वेद, कृष्णल यजुर्वेद में हमें क्या जिक्र मिलता है? आयरन का। आयरन का मतलब, और आयरन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है इसमें? तो याद रखना काल, काल हैज बीन यूज्ड फॉर आयरन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब आ जाओ आखिरी और अंतिम वेद पे। अथर्ववेद contains the detail of the ritual. It also contains the charms and the spell word of evil and disease. भैया चार्म्स रिचुअल से भी बता रहा है, चार्म से भी बता रहा है, ठीक है, काय के? ब्लैक मैजिक के और इवल डिसीज के, ठीक है। द अथर्ववेद ऑल्सो थ्रो द लाइट ऑन द बिलीफ ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ नॉन आर्यन। याद रखना ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा वेद लाइट थोड़ी सी हमें आइडिया देता है प्रैक्टिस और बिलीफ की नॉन आर्यंस के, तो वो कौन सा है? वो है अथर्ववेद। डार्क मैजिक, काला जादू, कम्स फ्रॉम अथर्ववेद। आप लोग को तो बहुत इंटरेस्ट होगा इस काले जादू में। बिसाइड द वेद अदर वर्ड्स लाइक वर्क लाइक ब्राह्मणा, उपनिषद, अरंक्यास, रामायण एंड महाभारत आर ऑल्सो प्रेजेंट। द ब्राह्मणास डेवलप्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। ब्राह्मणा कब डेवलप्ड हुए? लेटर वैदिक में। इट इज नॉट कनेक्टेड विद ब्राह्मणिकल कल्चर, इट इज कनेक्टेड फ्रॉम अ वेद। याद रखना ब्राह्मणास क्या है? हमारे वेदों की जो हिम्स है, जो मंत्र है, उनके ब्रीफ डिटेल्स है रिचुअल्स की। ब्राह्मणास वो है, ब्राह्मणिकल कल्चर से नहीं है कनेक्ट, है ना? इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ वेदास एंड एक्ट एज द अपेंडिक्स ऑफ वेदास। ये देखो ये आ गया ना, ब्राह्मणास कैसे होते हैं? वेदास। एक्सप्लेन द अपेंडिक्स ऑफ वेदास। They are written in and describe various sacrifices and ritual along with the mystical meaning. ब्राह्मणास क्या एक्सप्लेन कर रहा है? सेक्रीफाइस और रिचुअल्स को, काय के? ऋग्वेद की।
ईच वेद है सेवरल ब्रह्मणास, हर वेद के पास सेवरल ब्रह्मणास है, इसलिए हमें सबका नहीं पढ़ना, पर हम पढ़ेंगे 2 ब्रह्मणास आर अटैच टू द ऋग्वेद। 2 ब्रह्मणास है जो कि अटैच है ऋग्वेद से, एक है अतरीय ब्रह्मणा और एक है कौष्टकी ब्रह्मणा। याद रखना ये दोनों ब्रह्मणा किससे कनेक्टेड है? ऋग्वेद से। ये क्वेश्चन आएगा और आप मिस्टेक कर जाओगे। अब आ जाओ, एक और बुक है द अरंक्यास, ये फॉरेस्ट बुक है। ये डील क्या करती है? मिस्टिकल सिंबल्स, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। भैया मिस्टिकल सिंबॉलिक रिचुअल्स, जैसे अपन वो बनाते हैं चावल से, तो आपने बड़े बड़े हवनों में देखोगे, ये सारी चीजें आई है अरंक्यास से। दे आर द फॉर्म ऑफ नेचुरल ट्रांजिशन टू द उपनिषद। ठीक है, नेचुरली ट्रांजिशन हुए उपनिषद में। अरंक्यास आर रिटन बाय ऋषि अरंक्यास। याद रखना किसके द्वारा लिखा गया? अरंक्यास जी के द्वारा। अरंक्यास कोई द फॉर्म ब्रिज बिटवीन कर्मा एंड मार्ग, वे ऑफ डीड, which was the sole concern of the brahmanas and the जानना मार्ग, way to knowledge। भाई अरंक्यास हमें क्या सिखा रहा है? कर्म और मार्ग पहली चीज, और जानना और मार्ग। भाई कर्म और मार्ग इंपॉर्टेंट है, साथ साथ जानना, विजडम, विजन एंड नॉलेज, यही ये तीनों चीजों की बात हो रही है। अब आ जाओ नेक्स्ट ने उपनिषद किसकी एडवोकेट करते हैं? थ्रू, देखो सबसे पहले क्रोनोलॉजी देख लो, वेद, ब्रह्मणास, अरंक्यास, वेद के ही पार्ट है ब्रह्मणास, इसलिए अरंक्यास और उपनिषद। उपनिषद आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट डीलिंग विद द टॉपिक लाइक द सोल एंड द एब्सोल्यूट, द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एंड मिस्टीरियस नेचर। अब भाई उपनिषद काय की बात कर रहा है? सोल की, आत्मा की बात कर रहा है। और काय की बात कर रहा है? कि भाई इस पृथ्वी या इस धरती का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, और जैसे ग्रह का घूमना, ये सब हमारे उपनिषद में गिवन है यार, है ना। और मिस्टीरियस अबाउट नेचर। और देखो समय बदला है, आगे समझ में आएगा। इट क्रिटिसाइज द रिचुअल ऑफ बलि प्रथा ऑन द वैल्यू ऑफ बिलीव एंड नॉलेज। भाई वो क्या कहते हैं? बलि प्रथा गलत है, आपकी बिलीव और नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज, किसी जानवर को मारने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा बलि प्रथा से, है ना। किसी शांत जानवर को या किसी भी जानवर को काटने से, ऐसे में भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए कंटेम करता है बलि प्रथा को। समय बदला, चीजें बदली, हम इसको भी, आप जब अपन लिटर वैदिक खत्म करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। वेद उपनिषद, वेद कह रहा है बलि ठीक है, कभी कैसे, पर उपनिषद बलि प्रथा को बिल्कुल कट्टर तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है, तो पॉलिटिकल गेम हो गया। अभी आप देखना, द उपनिषद रिटन इन अ क्लासिकल संस्कृत, उपनिषद लिखे क्लासिकल संस्कृत में एंड नॉट इन वैदिक संस्कृत। बाकी सारे जो लिटरेचर है हमारे ऋग्वेद, वो काय में लिखे? वैदिक संस्कृत में। उपनिषद लिखे क्लासिकल संस्कृत में। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रीड। इट स्टेट दैट द गोल ऑफ द लाइफ इज टू अटेन साल्वेशन विच इज पॉसिबल थ्रू सेल्फ कंट्रोल। भाई देखो एक चीज है, क्या कहता है उपनिषद? सीधी, आपका मन है घोड़ा, वो भाग रहा है, ठीक है। आज आपके पास एक कार ऑडी होगी तो आप कल सोचोगे BMW हो जाए, फरारी हो जाए, लैम्बोर्गिनी हो जाए। आपका मन आपके काबू में नहीं है। आपके पास एक घर होगा 4 कमरों का, आप जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप कहोगे 10 कमरों का घर होना चाहिए, तो आप हमेशा दुनिया में उलझे रहोगे, तो आपको मोक्ष तो नहीं मिलेगा। पर मोक्ष कैसे मिलेगा, साल्वेशन कैसे प्राप्त होगा? जब आप अपने मन पे काबू पा लोगे, आप खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर लोगे, तब आपको जाके साल्वेशन की प्राप्ति होगी। अब इंपॉर्टेंट उपनिषद सार, अतरीय उपनिषद, दे टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ आत्मा एंड कॉन्फ्यूजन। भैया अतरीय उपनिषद किसकी बात कर रहा है? क्रिएशन ऑफ आत्मा की। आत्मा कहां से आई है, किसका पाठ है, क्या है? छंदोगया उपनिषद, इट डील विद द रिदम एंड चैंटिंग ऑफ अ मंत्र। इट ऑल्सो मेंशन द चाइल्डहुड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। छंदोगया उपनिषद याद रखना, वो किससे डील करता है? रिदम और मंत्र कैसे उच्चारित किए जाएंगे, जैसे ओम नमः शिवाय, ये जो मंत्र है इनका उच्चारण कैसे होगा, मेंशन। और कहां से हमें कृष्ण लीला, कृष्ण की बचपन की लीला हमें कहां से जानने को मिलती है? वो मिलती है हमें छंदोगया उपनिषद में गिवन है। क्या? कृष्ण जी का बचपन की लीला, चाइल्डहुड ऑफ श्री लॉर्ड कृष्णा एंड द डिसिप्लिन ऑफ सेज घोरा एंड अंगरा। भाई इनके बाद बीच में कुछ बातें चल रही है, तो इस बारे में हमें छंदोगया उपनिषद बताता है। कथा उपनिषद tells the story of Nachiketna and Yama. They conversion between evolves around the man, आत्मा, knowledge and मोक्ष। नचिकेतन और यमा के बीच का डिस्कशन है, जो कि डिस्कशन हो रहा है काय के बीच में? आत्मा, मोक्ष, नॉलेज के बीच में, ठीक है। सीधी सिंपल बात है, देखो एक व्यक्ति की आत्मा है,
अब व्यक्ति के पास अगर सही नॉलेज है तो वो सही पाथ यूज करेगा तो उसे मोक्ष मिलेगा। चाहे आप बुद्ध को देख लो, चाहे महावीर को देख लो, दे नो, नॉलेज थी उनके पास, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति हुई एंड दे बिकम अ गॉड। बृहद अरण्यक उपनिषद सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है। इट टॉक अबाउट द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ आत्मा एंड मेटाफिजिक्स एंड द एथिक्स। याद रखना, बृहद अरण्यक उपनिषद किसके बारे में? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ आत्मा, कि आत्मा हमारे कभी मरती नहीं है, वो बस शरीर बदलती रहती है, जो हमारे गीता में दिया है ना। दूसरा मेटाफिजिक्स, आज की फिजिक्स कुछ नहीं लगती इस मेटाफिजिक्स के सामने, आगे क्लियर करूंगा कैसे। यही एक कोटिंग देता हूं मैं, अगर इस कोटिंग को आप समझ जाओ, जिस दिन विज्ञान अपने शिखर पे पहुंचेगा, आध्यात्म को वहां वो पहले से पाएगा। क्या? फिर से सुन लो, जिस दिन विज्ञान अपने शिखर पे पहुंचेगा तो वहां पे वो आध्यात्म को पहले से पाएगा। कुछ वजह से कह रहा हूं, इसके एंड में हम बात करेंगे। इट कंटेन अ डायलॉग बिटवीन, अब बृहद अरण्यक में और क्या गिवन है? डायलॉग बिटवीन गार्गी ब्रह्मचारी, अ फीमेल वैदिक सेज एंड सेज ऑफ यज्ञवल्क्य ऑन अ नेचर एंड आत्मा। भाई देखो, फीमेल सेंट्स भी यहां है, अभी ऋग्वेद में सेज है ना, साधु, फीमेल भी मौजूद है। द वेस्टलैंड पोएम रिटन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ उपनिषद, वेस्टलैंड पोएम है जो कि लिखी गई है किसके इंस्पिरेशन पे? उपनिषद। किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको होमवर्क है। मुंडका उपनिषद, इट कंटेन द मंत्र, याद रखना ये क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में दोनों बार आ चुका है कि मुंडक सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखना मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रुथ अलोंग टर्म्स यूज्ड इन अ नेशनल एनवलप ऑफ इंडिया एज बोरोड फ्रॉम हियर। अब कुछ इपिक है, इपिक कौन कौन सी है भाई? पहली इपिक है रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा और महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दो ही है, रामायण जो बताती है राम जी के लाइफ के बारे में, और महाभारत जो कि एक युद्ध के बारे में बताती है। हम आगे चर्चा करेंगे, इधर ही से, इसमें से ही वो चीज निकलेगी, ठीक है। ऋग्वेद एक एज एंड अर्ली वैदिक एज, ऋग्वेदिक रेफर्स टू द सब सिंधु। अब एंटर हुए हम सब सिंधु में, स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी, देखो हमने लिटरेचर समझ लिया जिसमें हमें कंफ्यूजन ना। अब हम एंटर हो रहे हैं ऋग्वेदिक एज में, जहां हम एडमिनिस्ट्रेशन, जो सब डिवीजन है हिस्ट्री के, हम उसे पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, रिलीजन, सोशल लाइफ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब सिंधु वाले जोन में रह रहे हैं। इनिशियली मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, क्या बोलता है, 7 रिवर्स की बात है, सिंधु, इंदस, विशस्त, झेलम, अस्किनी, चेनाब, परुष्णी, रवि, विपास, ब्यास, सूत्रधर, सतलुज, नंद्रा, सरस्वती, ये 7 रिवरों के नाम है, याद रखना। द पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड पीपल कैन बी ट्रेस फ्रॉम द हिंट्स ऑफ ऋग्वेद। भैया इनके जीवन की सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद के हिंट्स से मिलती है, इसमें डाउट मत रखना। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, द अर्ली वैदिक पीरियड आर मोस्टली ट्राइबल। देखो भाई, छोटे से पैच में रह रहा है, ट्राइबल, पूरा कुटुंब साथ में रह रहा है, कुटुंब की बात हो रही है, सब साथ में रह रहा है। ट्राइब वॉज लीड बाय द चीफ हु लीड द वॉर्स ऑफ फॉर द कैटल एंड ऑल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ एंटायर ग्रुप। ट्राइब की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे? चीफ पे। किसके लिए है? कैटल के लिए है, और साथ साथ पूरे ट्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? चीफ पे है। द एंटायर विलेज पार्टिसिपेट इन अ वॉर, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा विलेज पार्टिसिपेट कर रहा है युद्ध में, है ना। आज जैसे आप लोग अपने परिवार कुटुंब के रहो, कोई लड़ने आ जाए तो पूरा परिवार एक हो जाता ना, बाहर से किसी को नहीं बुलाते, ऐसे ये लोग है। द किंग एंजॉयड द पोजीशन ऑफ प्रीमेंस। किंगशिप थ्योरी क्या है? हेरिडिटरी है, मतलब कहीं कहीं हेरिडिटरी है, कहीं कहीं इलेक्शन है, समय समय पे हम आगे चीजें समझेंगे। अभी हेरिडिटरी है, मतलब पिता के बाद उनका सबसे बड़ा बेटा ही राजगद्दी पे बैठेगा। द किंग एंजॉयड द पोजीशन ऑफ प्रीमेंस एंड द ट्राइबल, भैया सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ट्राइब का राजा, ठीक है। ही वॉज रिक्वायर्ड, अब देखो कुछ क्वालिटीज भी दी गई है तभी वो राजा बनेगा, ये देखो, ये बात हो गई इंडिपेंडेंट इलेक्शन की। रिक्वायर्ड लाइक इंद्र इन वैल्यू, भाई इंद्र की तरह उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मित्र की तरह काइंडनेस होनी चाहिए, और वरुण की तरह वर्च्यूज होना चाहिए। ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट डिमांड्स है किंगशिप किंग के लिए, काय में? ऋग्वेद में। अब आ जाओ, देखो हमने
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सीधा सिंपल है, ट्राइबल, घर ही घर में है, कुटुंब पूरा साथ में रह रहा है, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। अब वहां जो चीफ है वो किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है? कैटल्स की और गांव की, पूरे ग्रुप की, ट्राइब की। साथ साथ किनशिप जो है हेरिडिटरी है और एंजॉयड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब किंग कैसा होना चाहिए? किंग होना चाहिए भाई इंद्र की तरह वैल्यू में, मित्र की तरह काइंडनेस में और वरुण की तरह वर्च्यू में। यहां टर्मिनोलॉजी के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन बनेगा ना टर्मिनोलॉजी पे, मैच द कॉलम में। एडमिनिस्ट्रेशन, किंग, देखो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहली चीज पढ़ लो, किंग इज नॉट यूज इन ऋग्वेद, इट इज यूज एज राजन। किंग वर्ड यूज नहीं हुआ है, कौन सा वर्ड यूज हुआ है? राजन वर्ड यूज हुआ है किंग के लिए। हम किंग इसलिए बोल लेते क्योंकि हमें इजी टू अंडरस्टैंड रहे। द किंग वॉज द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, किंग ही सेंटर है एडमिनिस्ट्रेशन का, याद रखना, इसको भूलना मत। कौन है? किंग ही है सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन का। सेंटर का हेड कौन है? किंग। ठीक है। द किंग वॉज असिस्टेड बाय द नंबर ऑफ ऑफिशियल, किंग को असिस्ट कौन कर रहा है? प्रीस्ट कर रहा है, ठीक है, सेनानी कर रहा है और ग्रामिनी कर रहा है, ठीक है, और जासूस, पास, जासूस भी है, स्पाइस भी है। प्रीस्ट कौन है? पुरोहित, सेनानी, जनरल ऑफ द आर्मी, ग्रामिनी, विलेज हेडमैन और स्पाइस। ठीक है, ये लोग किंग को असिस्ट कर रहा है, 4 लोग, टोटल 4 लोग असिस्ट कर रहा है, प्रीस्ट, सेनानी, ग्रामिनियन, स्पास। ठीक है, याद रखना, यहां भूलना मत। द पुरोहित वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट। वशिष्ठ एंड विश्वामित्र वेयर द 2 इंपॉर्टेंट प्रीस्ट ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 इंपॉर्टेंट प्रीस्ट की बात हो रही है। प्रीस्ट मतलब प्रीस्ट बोल दे रहा है पर ये सेज है, साधु संत है ना, प्रीस्ट वर्ड यूज करा है इंग्लिश में, पर सेज साधु संत है ना। प्रीस्टली क्लास अभी नहीं आएगी ऋग्वेद में, ठीक है। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र, अब वशिष्ठ जी का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव है और विश्वामित्र लिबरल है। वशिष्ठ थोड़े स्ट्रॉन्ग कट्टरवादी सोच के कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉलो होने चाहिए, और विश्वामित्र लिबरल है, ठीक है, बी रिलैक्स, चिल रहो, एस टाइप के है। विश्वामित्र कंपोज द गायत्री मंत्र विथ इन द वर्ड, ठीक है, वर्ल्ड। किसने कंपोज किया गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में दिया है? विश्वामित्र साहब ने किया है, याद रखना। किंग नॉट मेंटेन अ रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी। भाई देखो, इकोनॉमी डिपेंडेंट है किस पे? जानवरों पे। तो सरप्लस क्या ग्रेन्स नहीं है या फ्रूट आइटम्स नहीं है, तो क्या नहीं है? ट्रेड नहीं है। ट्रेड नहीं है तो इकोनॉमी वीक है। जब इकोनॉमी वीक है तो टैक्स कलेक्शन ही नहीं है। इस वजह से राजा स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, तो राजा कमजोर है। द आर्मी, अब आर्मी के बारे में जान लो, जब हमने थोड़ा जान लिया। आर्मी मेनली कंसिस्ट ऑफ पत्ती एंड रत्नीस। पत्ती कौन है? इन्फेंट्री है, पैदल चलने वाले सैनिक है, और चैरियट वॉरियर्स है। 2 प्रकार के लोगों की बात हो गई है। द वेपन वेयर मेड अप ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। याद रखना, ऋग्वेदिक टाइम में अभी लोहा नहीं मिला है, तो वेपन काय के बन रहा है? कॉपर और ब्रॉन्ज के, ठीक है। द यूज ऑफ कोट और मेल आर्मर, आर्मर को क्या बोला गया? मेल बोला गया, मेल बोला गया। हेलमेट ऑफ आयरन्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, याद रखना। ऊपर वो देखा है स्पार्टन्स मूवी 300, उस टाइप की ड्रेस रहती थी, हेलमेट और कोट। स्पार्टन्स मूवी अगर किसी ने देखी होगी, ठीक है। द सोल्जर वे ऑर्गेनाइज्ड इनटू विच नोन एज शारदा, व्रत एंड गना। सबसे ज्यादा सैनिक शारदा, फिर व्रत, फिर गना, ऐसा डिवाइडेशन हुआ था सोल्जर्स का ऋग्वेद में। देयर वेयर नो टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर। भाई टैक्स कलेक्शन है ही नहीं, इकोनॉमी वीक है, तो कैसे होगा टैक्स कलेक्शनिंग ऑफिसर? इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना, यहां गलती मत करना। द रेगुलर टैक्स कलेक्शन वे लिमिटेड एज द इकोनॉमी वॉज मेनली पेरेस्ट्रल एंड नॉट प्रोड्यूसिंग। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं थी, पेरेस्ट्रल है, थोड़ा मिस्टेक कर दिया लिखते टाइम मैंने। मेनली पेरेस्ट्रल एंड नॉट फूड प्रोड्यूसिंग। सीधी सिंपल बात है, जानवरों पे, इस वजह से इकोनॉमी में उतनी बूस्ट नहीं है, टैक्स कलेक्शन नहीं है, और फूड ग्रेन्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। द किंग रिसीव्ड बलि वॉलंटियरी ऑफरिंग फ्रॉम द पीपल। भाई लोग खुशी से बलि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे ये तो हमें पता नहीं है, तो लिख दिया गया ऑफरिंग, अपनी इच्छा से, शायद जबरदस्ती से भी हो जाती हो, क्योंकि एविडेंस है बलि प्रथा जो बलि दी गई है बहुत भयानक दी गई है। 500 जानवरों के कटे हुए गले मिले हमें खुदाई के टाइम पे, ऐसा नहीं है नहीं मिले।
जानवरों की जो बलि दी गई है बहुत ही हाई लेवल पे दी गई है, इस वजह से राजा नाराज होगा लेटर वैदिक में और वो नए धर्म की ओर बढ़ेगा, जिसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना। देयर वॉज नो स्पेशल ऑफिसर फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए कोई स्पेशल नहीं है। स्पाइस वेर एम्प्लॉयड टू नो कीप एन आई ऑन थीफ फॉर द कैटल्स। भैया जासूस किस लिए रखे जा रहे हैं, मतलब रॉ और आई भी उस समय किस लिए रखी जा रही, कैटल्स की सुरक्षा के लिए। क्यों? जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल है वो उतना अमीर है। आज आपके पास मनी, गाड़ी, घोड़ा से आपको जस्टिफाई किया जाता है आप कितने अमीर हो, पर इस समय जो है ना वो कैटल, जिसके पास जितनी कैटल है वो इतना अमीर है, वेल्थी है। वज्रपति वॉज अ ऑफिसर हु एंजॉयड द अथॉरिटी ओवर अ लार्ज लैंड ऑफ पेस्चुरी ग्राउंड। अब देखो, ही लीड ग्रामिनी टू द बैटल, ग्रेजुअली ग्रामिनी बिकम द आइडेंटिकल टू वज्रपति। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पड़ेगा तुम लोग को समझने के लिए, पर मैं समझाता हूं फटाक से। राजा के पास इकोनॉमी वीक है तो स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। अब भाई ट्राइबल वॉर हुआ तो आदमी चाहिए, तो भाई लोग कैसे आएंगे, तो राजा ने एक वज्रपति करके बैठाल रखा है। क्यों बैठाल रखा है? जो लोग रह रहे हैं ना इसकी लोग आसपास, उनके पास क्या है, कैटल है। अब कैटल है तो उन्हें क्या चाहिए, ग्रास लैंड चाहिए चारा चराने, और ये जो ग्रास लैंड किसके अंडर है, वज्रपति के अंदर। अब वज्रपति क्या कहेगा, अगर आपको चारा चरवाना है अपनी जानवरों को, तो इंपॉर्टेंट है, जानवर पे इकोनॉमी है, लॉस हो नहीं सकता, तो एक शर्त है, जब भी राजन बुलाएगी युद्ध में तो आपको आना पड़ेगा, तभी हम चरने देंगे। देखो इस समय भी राजा ने फंसा रखा है लोगों को, समझना, लोग है राजा के पास इकोनॉमी वीक है, स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, पर वो चाहता है कि जब युद्ध हो तो ये लोग मदद करें। तो कैसे करेंगे, इन लोगों की जीवनी डिपेंडेंट है जानवर पे, और जानवर की जीवनी डिपेंडेंट है ग्रास लैंड पे, तो ग्रास लैंड के लिए एक वज्रपति करके अधिकारी नियुक्त है। अब वज्रपति की जिम्मेदारी है कि जो भी जानवर चारा चरने जा रहा है वो उसके अंदर से जाए, नजर से जाए। अब लोगों को अगर चारा चलवाना है उस प्लेन मैदान में अपने जानवर के लिए, तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, वज्रपति से। और वज्रपति की कंडीशन क्या है, जब भी वॉर होगा तो आप ग्रामिनी के साथ युद्ध लड़ने आओगे। ग्रामिनी द बैटल, ग्रेजुअली ग्रामिनी बिकम द आइडेंटिकल ऑफ वज्रपति, वज्रपति की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ग्रामिनी हो जाएगी। अब आ जाओ, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पे। 1500 to 1000 BC लोएस्ट यूनिट ऑफ द ऋग्वैदिक सोसाइटी वाज प्रैक्टिकल फैमिली एंड कुल। चलो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब यहां से सुनो, लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखो, लोएस्ट यूनिट क्या है, कुल है। कुल के बाद क्या है, देखो नंबर ऑफ फैमिलीज बाउंड टुगेदर इन किनशिप टाइज द ब्लड फ्रॉम क्लैन। कुल है, कई फैमिली मतलब एक ही ब्लड फैमिली मिलेगी तो क्या बनाएगी, क्लैन बना लेगी। क्लैन बनाने के बाद वो क्या होगा, ग्राम। देखो कुल एक साथ क्लैन, देखो सबसे पहले इनिशियल स्टार्टिंग से अपन बात कर रहे हैं। ट्राइब है, कुछ ट्राइब है ब्लड रिलेशन से एक हुई तो उन्होंने क्या बना लिया, क्लैन बना लिया। इन सब क्लैन एक साथ हुए, ब्लड पूरा कुटुंब साथ में हुआ तो क्या हो गया, कुल। आज भी आप अपने घर वालों को ये हमारे कुल का है ऐसा बोलते हो ना, वर्ड यूज होता है ना, जो हमारे कुटुंब का होता है हम उनको एक वर्ड यूज करते हैं बुंदेलखंडी लैंग्वेज में, या MP या दिल्ली में या हमारे कुल का, यूपी में या मेरे कुल का है। कुल कुल इकट्ठे कुल 10-12 कुल जब कंसिस्ट हो जाएंगे, 10 कुल, तो एक क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा। 10 ग्राम कंसिस्ट हो गए तो एक विष बन जाएगा। जब एक विष 10-12 विष कंसिस्ट हो गए तो एक जन बन जाएगा, एक जन बन जाएगा। और 10-15 जन इकट्ठे हो गए तो क्या बन जाएगा, एक जनपद बन जाएगा। ठीक है, कुल का हेड कौन रहेगा, कुलपति, मतलब घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग। ग्राम का हेड ग्रामिनी, हमने अभी पढ़ा। विष का हेड विषपति, याद रखना ये गलती मत करना। जन का हेड कौन है, गोपा है। अभी ऋग्वेद में क्या रहेगा, राजन रहेगा, और जनपद का हेड राजन रहेगा। ये मैंने एक एंड तक कर लिया, पढ़ लो। द ग्रामिनी कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑफ फैमिली, देयर वाज द अंडर द हेड नोन एज ग्रामिनी। सेवरल विलेज, देखो ग्राम बन गया मतलब विलेज, सेवरल विलेज फॉर्म विश। द विश वाज प्लेस अंडर विषपति, ही वाज अ मिलिट्री लीडर। विषपति कौन है, मिलिट्री लीडर है, याद रखना।
सेवरल विश फॉर्म अ जन, गोपा वॉज द हेड ऑफ वन जन। सेवरल विश एक जन बना रहे और जन का हेड कौन है? गोपा है। और एक जन का हेड है, सारे जनों का हेड नहीं है। सेवरल जन फॉर्म जनपद एंड द किंग वॉज द हेड ऑफ जनपद। किंग वर्ड या राजन, राजन वॉज द हेड ऑफ जनपद। कुल, ग्राम, विश, जन। जन का हेड अभी राजन इनिशियल ऋग्वेद में, लेटर वैदिक में जनपद डेवलप्ड हो गए, तो अपन ने वो साइकिल बना लिया है। ट्राइब, क्लैन, कुल। ट्राइब क्लैन को हटाओ, कुल, कुलपति, ग्राम, ग्रामिनी, विश, विशपति, जन, गोपा, जनपद, राजन। ये डेवलपमेंट है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का। सबसे सरल, याद रखना, याद होगा। सम ट्राइबल किंगडम, देखो ट्राइबल किंगडम ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड, किंगडम की बात हो रही है। भारत, मत्स्य, यदु, पुरु, ये चार कौन है? ऋग्वैदिक पीरियड की ट्राइबल किंगडम से मतलब जन है। पॉपुलर असेंबली, कुछ असेंबलीज थी। देखो हमने अब एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, राजा के बारे में जान लिया, कैसा क्या सिस्टम ये भी जान लिया। अब आ जाओ कुछ असेंबली पे। सीधी सिंपल बात है, मैं छोटे से चार्ट में समझा देता हूं, फिर आप नोट्स में से पढ़ लेना। विदत, सभा, समिति। विदत क्या है भाई? जनता असेंबली है। क्या है? जनता असेंबली। मतलब विलेज लेवल पे सारे काम, कौन कौन से काम कर रही है? इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री पर्पस। विदत क्या देख रही है? सोशल काम देख रही है, इकोनॉमी इशू देख रही है और मिलिट्री पर्पस देख रही है, क्योंकि युद्ध लड़ने तो यहीं से आएंगे ना, गांव से लोग, तो ये भी तो देखना है। किंग कंसल्टेड द टू बॉडीज अकॉर्डिंग टू देयर डिसीजन इन द टर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। विदत का काम है भाई गांव के लेवल पे इकोनॉमिक सोशल कंडीशन को देखना और मिलिट्री पर्पस को पूरा करना। अब सभा क्या कर रही है? सभा कर रही है काम एडवाइस किंग एंड समिति। समिति और राजा को क्या दे रही है? एडवाइस दे रही है। और क्या काम कर रही है? कोर्ट का काम कर रही है ना, लॉ का। कोर्ट का काम कौन कर रही है? सभा का। देखो ये मेंशन है, यहां पढ़ना। ऑल्सो फंक्शन एज अ कोर्ट ऑफ लॉ, एज कोर्ट ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग जस्टिस, प्रोवाइड जस्टिस। प्रोवाइड जस्टिस का काम है, कोई स्पेशल ऑफिसर नहीं, पूरी की पूरी एक सभा काम कर रही है। और इस सभा में जो फीमेल्स भी पार्टिसिपेट कर रही है सभा समिति में, है ना। एक्चुअली सभा का काम क्या है? एडवाइस करना है किंग और समिति को, उसके बाद क्या है? कोर्ट की तरह परफॉर्म करना है। समिति का काम क्या है? याद रखना, सबसे पॉपुलर असेंबली है, इंक्लूडिंग कॉमन पीपल, वुमेन ऑल्सो। कॉमन पीपल भी इंक्लूड है और वुमेन भी है। क्या कर रही है? टू हेल्प किंग एंड इलेक्ट किंग। याद रखना, इलेक्ट भी कर रही है राजा को समिति। अब राजा के पास क्या नहीं है? टैक्स कलेक्शन नहीं है, राजा कमजोर है, वो किसी के भरोसे चल रहा है। किसके भरोसे? सभा समिति के। जब राजा की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और टैक्स कलेक्शन होगा तो सभा समिति को हम लेटर वैदिक में डिसॉल्व होता भी देखेंगे। ठीक है, अभी ये याद रखना, ऋग्वेद में समितियां है, विदत, सभा और समिति। सभा क्या है? एडवाइस किंग एंड समिति, और समिति क्या है? टू हेल्प किंग एंड टू इलेक्ट किंग। याद रखना, कंसिस्ट गलती मत करना। और क्या है? पॉलिटिकल बिजनेस देख रही है ऑफ द स्टेट। क्या देख रही है? पॉलिटिकल बिजनेस। अब आ जाओ, इट ऑल्सो यूज टू इलेक्ट किंग, द हेड ऑफ समिति वॉज कॉल्ड पति। सभा, सभा के हेड को किस नाम से जाना जाएगा? इधर आओ, सभापति, ये हेड का नाम है। समिति के हेड को किस नाम से जाना जा रहा है? पति। यहां गलती मत करना, ठीक है। विदत, देखो ये छोटा सा चार्ट बना रखा है मैंने, ये तुम लोग भी बना लेना अपने नोट्स में। विदत जनता असेंबली, सभा हेल्प किंग टू मेक लॉ, समिति टू इलेक्ट द किंग एंड हेल्प, फिर आएगा राजा। ठीक है, अब आ जाओ सोसाइटी पे। हमने अब देखो असेंबली की बात कर ली, राजा को, अब हम सोसाइटी को भी समझ लेते हैं। द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर वॉज किनशिप, किनशिप स्ट्रक्चर है। पीपल वेर लॉयल टू देयर ट्राइब एंड जना एंड गेव द ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंस। लोग किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अपनी ट्राइब के लिए और जन के लिए। आज भी आप देखो ना, आप अपने घर के सगे हो, ठीक है, फिर आप अपने देश के सगे हो, उसके अलावा किसी के सगे हो नहीं ना, याद रखना। देयर वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पीपल। भाई उस समय के लोग पता बहुत ही ज्यादा वो रहते थे फोकस्ड अपने अपीयरेंस के लिए, या
बहुत ज्यादा टेंस्ड रहते थे कि भाई मुझे अच्छा दिखना है, प्रेस अच्छी होनी चाहिए, लुक अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। क्यों? आर्या दासा वाला फंडा है, जो जितना अच्छा सजेगा तो उतना प्यारा लगेगा। तो प्यारा दिखने के लिए लोग कॉन्सिक्वेंसेस थे। वन ऑफ दिस टर्म ऑफ द कलर विच प्रोवाइड द आइडेंटिकल मार्क ऑफ द सोशल ऑर्डर। वन सिस्टम नहीं था, कलर सिस्टम था। आर्या एंड दासा, आर्या वाज फेयर इन कलर एंड दासास वेयर ब्लैक इन कलर। ऋग्वेद मेंशन आर्या दासा एंड वन नहीं मेंशन करता है, आर्या दासा ही मेंशन करता है। आर्यन वेयर द फेयर एंड इंडिजिनियस पीपल वेयर डार्क। याद रखना, आर्यन फ्लेयर कलर में और इंडिजिनियस पीपल जो ओरिजिनल इंडियंस है वो कौन से है? ब्लैक एंड कलर में। द दासास एंड दस्यूज वेयर ट्रीटेड एज अ स्लेव। अब भाई दासा एंड दस्यू एज ट्रीटेड एज अ स्लेव गिफ्ट में दिया जा रहा है प्रीस्टों को, औरतों को। बताओ, कहते हैं कि इशू वैसा हो तो चलो ठीक है, छोड़ो। द स्लेव मेनली वुमेन वेयर, स्लेव्स कौन होती थी? वुमेन्स होती थी। वेयर मैन फॉर डोमेस्टिक परमिशन गिवन एज अ गिफ्ट टू प्रीस्ट। अब भाई आप सब बड़े हो, समझदार हो, स्लेव व्हाट डज इट मीन? किसको दी जा रही है गिफ्ट में? प्रीस्ट को, मेंस को। और कौन सी? दासों की। दास, स्लेव, और यही दास आगे जाके शूद्र बनेंगे। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। सोशल इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइब इमर्ज एज अ ट्राइबल किंग as the priest acquired a large share of loot and the cost of kinsman। सबसे जैसे कहीं वॉर हुआ या कुछ भी बलि या कुछ भी ट्रिब्यूट्स आया तो सबसे ज्यादा कौन रख रहा है? किंग और प्रीस्ट, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दोनों रख रहे हैं। ग्रेजुअली सोसाइटी केम इनटू डिवाइडेड इनटू वॉरियर, प्रीस्ट एंड पीपल। सॉरी, सोसाइटी का डिवाइडेशन कैसे हुआ? पहले तो कलर पे था, फिर जब इकोनॉमी अच्छी हुई, एक मिनट सॉरी पानी पी लूं मैं। जब सोसाइटी अच्छी हुई ना तो लोगों ने क्या किया? वॉरियर, ये हो गई कौन सी? किंगवारी क्लास, प्रीस्टली ब्राह्मणिकल और कॉमन पीपल साधारण। मतलब सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी ऋग्वेद में, ऋग्वेद इनिशियल स्टार्टिंग में ऋग्वेद में क्या था? आर्य और दासा। देखो ये फैक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आर्य और दासा के पास इकोनॉमी अच्छी आई तो वो किस में डिवाइड हो गई सोसाइटी? वॉरियर, प्रीस्ट और कॉमन मैन। आज भी सोसाइटी ऐसी डिवाइडेड है। द सोसाइटी वॉज लार्जर ट्राइबल एंड एलिगेटेरियन। फैमिली वॉज रिगार्डेड एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल यूनिट। फैमिली किस चीज पे डिपेंडेंट है? सोशल और पॉलिटिकल यूनिट पे जानी जा रही है। It was particular nature and the father known as गृहपति was head of the family। भाई फैमिली की बात करें, अभी हमने सोसाइटी की बात करी, ऐसा चल रहा है। सारी सोसाइटी में से निकल के अब हम सिंगल फैमिली में एंटर करें। अब जब हम सिंगल फैमिली में एंटर करें तो हमें पता चला फैमिली को सोशल और पॉलिटिकल यूनिट में देखा जा रहा है। कुल, ट्राइब है ना, कुल ट्राइब, कनेक्ट करो दिमाग को। इट वॉज, अब कैसे नेचर में? मैत्री नहीं है, पिताजी पे ज्यादा डिपेंडेंसी है, पिताजी ही हेड है। किस नाम से जाना है? गृहपति जाने जा रहा है। और माता जी के ट्रेस भी थोड़े थोड़े फाउंड किए गए हैं। द वाइफ टुक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन ऑल मेजर सेरेमनी। सारी सेरेमनीज में पत्नी, वाइफ पार्टिसिपेट कर रही है अभी फीमेल, पुरुष के साथ, है ना, पति के साथ, और घर का भी ध्यान रख रही है। नॉलेज है इस वजह से। Women were given equal opportunity as men for a spiritual and intellectual development। भाई औरतों को और पुरुषों को एक समान माना जा रहा है। औरतों को भी अपने स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल, मतलब आध्यात्म और पढ़ाई की ओर दोनों डेवलपमेंट के लिए मौका दिया जा रहा है। जैसे कि कुछ संत सेज हमने देखी, साधु देखी, जैसे अल्पा, विश्वरा, गोशा, गार्गी, लोपामुद्रा वेर रिप्रेजेंटेड इन ऋग्वेदिक पीपल। भाई ये कुछ फीमेल सेंट्स है जो कि मौजूद रही है, इनके नाम याद रख लीजिएगा ऋग्वेद के टाइम पे, क्योंकि लेटर वैदिक में हमें नहीं देखने मिलेगा, लेटर वैदिक में चीजें बदलेगी। वुमेन वेर अलाउड टू अटेंड पॉपुलर असेंबली, समिति का तो पार्ट ही है वुमेन्स, है ना। देयर वॉज अ नो चाइल्ड। अब देखो सोसाइटी, फैमिली में शादी भी होती, देखो हम कैसे चल रहे हैं। सोसाइटी के अंदर एक घर होगा ना, अभी हम एक घर के बारे में देख रहे हैं। देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज, प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एब्सेंट। अब समझ गए, सती प्रथा एब्सेंट है ऋग्वेद में। सबसे पुराना सभ्यता, सबसे पुराने डॉक्यूमेंट में से ये पता चला है कि वहां
चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी और सती प्रथा नहीं होती थी। द मैरिजेबल एज सेम्स टू बी हैव बीन 16 to 17 साल, 16 से 17 साल के बीच में शादी होती थी। ये एज 30 से कम में नहीं होती थी। 14 साल की 12 साल की लड़की या लड़की की शादी नहीं होती थी। वुमेन कुड ऑफर सेक्रीफाइस अलोंग विद द हस्बैंड, औरत अपने आदमी के साथ सेक्रीफाइस दे सकती है क्योंकि प्रीस्टली क्लास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज आप सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पंडित जी बुलाते हो, इस पीरियड में औरतें ही ये पूजन पाठ कर लेती थी घर में, किसी प्रीस्टली क्लास की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रीस्टली क्लास अभी ऋग्वेद में मौजूद नहीं है, बाद में आएगी। विडो रीमैरिज प्रैक्टिस ऑफ लिबरेटरी वॉज प्रेजेंट इन ऋग्वेद। अब सुनो, विडो की रीमैरिज तो है ही है, जैसे एक बड़ा भाई मर गया, छोटा भाई शादी नहीं हुई है, तो बड़े भाई अगर जवानी में एक्सपायर हो गया तो उसकी जो वाइफ है ना, उसकी शादी उस लड़के के छोटे भाई से करवा दी जाती थी। ये सोसाइटी में प्रिविलेंट था, लिविरेट का मतलब, ठीक है। अब आ जाओ क्लोथिंग पे। क्लोथिंग के कपड़ों के बारे में जान लो। द आयरन ड्रेस वे आर मेड अप ऑफ कॉटन, वूल एंड डियर स्किन। जैसे ही हमने कॉटन पढ़ा तो आगे जाके जब हम ट्रेड पढ़ेंगे तो वीविंग और स्पिनिंग भूलना मत। वूल और डियर स्किन से कपड़े बन रहे हैं। द अटायर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट से अटायर बनता है। अंडर गारमेंट को नीवी बोल दिया, लोअर गारमेंट को वासा या परिधान बोल दिया, और अपर गारमेंट को क्या बोल दिया, आदिवासा। ऊपर जो पहना जा रहा है आदिवासा, नीचे जो पहना जा रहा है वासा और परिधान, और अंडर गारमेंट को नीवी। बोथ मैन एंड वुमेन वेयर अ गोल्ड ऑर्नामेंट, दोनों ही गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं, ये कॉमन है, आप भी जानते हो। सीधी सिंपल बात है, कृष्ण जी राजा जी की फोटो देख लो, आप ऋग्वैदिक लोगों के लाइफस्टाइल देख लोगे, ठीक है। द वुमेन वेयर इयररिंग्स, नेकलेस, बेंगल, एंकलेट्स। अब आ जाओ फूड आइटम्स है। द फूड आइटम्स सेकेंडरी है तो कम ही होगा। आर्टिकल फूड वेयर व्हीट, बार्ले, मिल्क एंड इट प्रोडक्ट लाइक कर्ड, घी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ये हो रहा है। फिश, बर्ड, गोट, रैम्स, बुल्स एंड हॉर्सेस वेयर यूज एज अ फूड। याद रखना, काऊ की बलि नहीं दी जा रही है क्योंकि काऊ पूजनीय है, क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी है वो ज्यादा है, पर फिश, बर्ड, गोट, रैम, बुल और हॉर्स की बलि दी जा रही है। शोल्टर ऑफ काउ वॉज प्रोहिबिटेड एट इट वॉज कंसिडर्ड स्केर्ड एनिमल, पूजनीय जानवर के तौर पे देखा जा रहा है, इस वजह से हम शोल्टर नहीं कर रहे। सुरा वॉज इंटॉक्सिकेंट लिकर ड्यूरिंग बाय द ड्रिंक बाय द पीपल ऑफ ऋग्वेद। सुरा क्या है, बियर है, याद रखना। आज भी हिमाचल वाले एरिया में या मेघालय वाले एरिया में जो घर में आप लोग होगे, जो लोग वहां से बियर, वो घर में ही व्हीट और राइस की जो बियर बनती है ना, उसे हम बोलते हैं सुरा, ठीक है। अब लिकर का नाम क्या है, सोमरस है। कहां से आता है ये सोमरस, आईफेड्रा प्लांट से लिया जाता है सोमरस। कंफ्यूज मत होना, गलती मत करना, आईफेड्रा प्लांट से लिया जाता है सोमरस। फूड देख लिया हमने। कास्ट सिस्टम पे जाओ, सीधी सिंपल बात है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। इन अर्ली वैदिक पीरियड नो कास्ट सिस्टम, पीपल वे डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, आर्य और दासा में डिवाइड थे, बाद में काय में हो गए, प्रीस्ट, वॉरियर और कॉमन पीपल में, ठीक है। द मेंबर ऑफ फैमिली वे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन। अब देखो कोई डिवाइडेशन ही नहीं है सोसाइटी का, तो हर कोई हर प्रकार के काम कर सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्राफ्ट, हर कोई हर प्रकार के काम कर रहा है। देयर वेयर नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटर मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, क्योंकि कास्ट ही नहीं है तो इंटरकास्ट मैरिज हो सकती, कोई बात ही नहीं है। दैट चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन वॉज कैन बी डन। जैसे अगर आज कोई सुनार है और वो लोहार बनना चाहता है तो वो बन सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी, कोई सोसाइटी का डिवाइडेशन नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पे आ जाओ। इस समय एक एजुकेशन सिस्टम सबसे मुझे अच्छी लगती है, बेस्ट लगती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। गुरुकुल्स थे विच इंपोर्टेड द एजुकेशन एंड डिसिप्लिन आफ्टर द स्केयर थ्रेड सेरेमनी। अब सुनो, व्यक्ति के जब जैसे कोई व्यक्ति गुरुकुल गया पढ़ने, तो उसको सबसे पहले क्या एजुकेशन, इंपोर्टेड एजुकेशन टू द डिसिप्लिन आफ्टर देयर स्केयर थ्रेड। भैया जनेऊ पहनते हो ना, उस समय हर कोई जनेऊ पहन रहा था, जो पढ़ने जा रहा है वो जनेऊ पहन रहा है, उस डिसिप्लिन वगैरह उससे कुछ सिखाए जा रहे हैं जनेऊ पहन के। एंटायर इंस्ट्रक्शन वाज गिवन ओरल। ऋग्वेद में अभी वैदिक फॉर्मेशन हुआ नहीं है, तो सारी नॉलेज कैसी दी जा रही है, ओरल दी जा रही है। डिसिप्लिन वे आर थॉट अबाउट एथिक्स, आर्ट। अब क्या पढ़ाया जा रहा है, एथिक्स पढ़ाई जा रही, आर्ट्स पढ़ाई जा रही। वॉरफेयर सिखाया जा रहा, आर्ट ऑफ मेटल। अब देखो, एथिकल लाइफ सिखाई जा रही, आर्ट सिखाया जा रहा कि कर सके। वॉरफेयर क्यों से, युद्ध लड़ना क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि ट्राइबल यूनिट, स्टैंडिंग आर्मी नहीं है तो लोग खुद आएंगे लड़ेंगे।
आर्ट ऑफ मेटल, मेटल की नॉलेज दी जा रही है, कॉपर, ब्राउन्स, क्योंकि हथियार बनाना, रहना, खाना, जीवन जीना, सारी चीजें सिखाई जा रही है लोगों को। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा एंड फिलोसफिकल बेसिस साइंस लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड हैंडीक्राफ्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा की आपका जीवन, आपने इस जीवन में धरती पे क्यों आए हो, क्यों जीना है, किस लिए जीना है, ये भी सिखाया जा रहा है। दूसरा, साइंस भी सिखाई जा रही है, एग्रीकल्चर साइंस सिखाई जा रही है, एनिमल हस्बेंड्री और हैंडीक्राफ्ट, ये 3 चीजें सिखाई जा रही है। इंपॉर्टेंट है, जनेऊ हर कोई ही पहन रहा है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड लोग पहन रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन आ जाओ, पेरिस्टोरल है, एग्रीकल्चर वह सेकेंडरी है, ठीक है, मतलब इकोनॉमी क्या है, वीक है अभी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमने नहीं पढ़ा। क्राफ्ट, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी है क्राफ्ट में, और ब्रॉन्ज और कॉपर के आइटम्स बन रहे हैं। एग्रीकल्चर पे आ जाओ, एग्रीकल्चर द बीइंग द प्रैक्टिस एग्रीकल्चर वेयर द सेटल टू दे यूज द पेयर ऑफ ऑक्शन प्लॉग द फील्ड। भाई हल यूज कर रहे हैं, अब कॉपर है तो जमीन की जुताई ज्यादा गहरी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से हल यूज कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेकेंडरी है। द प्लॉग लैंड वॉज कॉल्ड उर्वरा एंड क्षेत्र, याद रखना जुताई वाले खेत को उर्वरा और क्षेत्रा बोला जाता है। दे यूज टूल मेड अप ऑफ कॉपर एंड इट्स एलॉय, द कॉपर एंड एलॉय क्लीन द फॉरेस्ट, ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। अब उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं जिस वजह से वो क्या कर सके, जिस वजह से वो ये कर सकते हैं कि उर्वरा और क्षेत्री, अब जंगल काटने, आयरन है नहीं तो जंगल अच्छे से नहीं कटेगा। द लैंड वॉज हाउएवर नॉट वेल एस्टेब्लिश प्राइवेट बॉडी, याद रखना जमीन प्राइवेट बॉडी नहीं है, पूरी स्टेट के अंदर में, राजा के अंडर में, प्राइवेट बॉडी के तहत नहीं आ रही है जमीन है। बिसाइड द में, इसलिए सोसाइटी का डिवाइडेशन भी नहीं है रिच एंड पुअर में, क्योंकि सारी जमीनें किसकी है, राजा की है। बिसाइड द मेन क्रॉप बार्ले, व्हीट, कॉटन एंड ऑयल सीड वेयर ऑल्सो ग्रोन। काउ वेयर वर्शिप्ड एंड इट वॉज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, देखो काउ सिंबल ऑफ वेल्थ है एंड मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन है सोसाइटी में। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पोजीशन है किसकी, सोसाइटी में, काउ की, क्योंकि भाई यूटिलिटी ज्यादा है। क्या क्या मिल रहा है काउ से हमें, मिल्क, घी, कर्ड। द वेल्थ ऑफ पीपल वेर एस्टिमेटेड इन अ टर्म ऑफ कैटल। इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर आई टोल्ड यू कि लोगों की वेल्थ कैसे निकाली जा रही है, उनकी कैटल की यूज पे, है ना। दूसरा, हॉर्स, डॉग, बुल, रैम, बफेलो, डोंकीज, गोड एंड शीप वेर डोमेस्टिकेटेड। शांत स्वभाव वाले जानवरों को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है, सीधा सिंपल फॉर्मूला याद रखना, वो शेर, टाइगर, इनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा रहा है। क्राफ्ट, क्राफ्ट्स में आ जाओ, वीविंग एंड स्पिनिंग की बात हो रही है, वेयर द इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कॉटन एंड वूलन फैब्रिक वेयर मेड अप ऑफ दिस प्रोसेस। वीविंग और स्पिनिंग की जा रही है, आप सभी को पता है, इसका मतलब अलग से नहीं समझाना। कौन से क्लॉथ की जा रही है, कॉटन और वूलन की। कॉटन कब उगा था, आईवीसी में पहली बार उगाया गया था। कारपेंट्री वॉज अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। भाई कारपेंट्री ऑक्यूपेशन क्यों है, क्योंकि रथ बन रहे हैं, रथ वेयर द इंपॉर्टेंट पार्ट, रथ बनाया जा रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ वुड ऑफ द क्लियर फॉरेस्ट मेड दिस ऑक्यूपेशन प्रॉफिटेबल। भाई जंगल काट के रथ तैयार हो रहे हैं, बड़े बड़े रथ, उस समय कृष्ण जी का रथ, इनका रथ, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भूलना मत। कारपेंट्री प्रोड्यूस चैरियट, स्पोक्ड व्हील एंड प्लॉग्स। भैया हल बना रही है जुताई के लिए, बैलगाड़ी बना रहे हैं, चैरियट रथ बना रहे हैं, स्पोक्ड व्हील, देखो ऋग्वेद आईवीसी, ये मैं आईवीसी लिख दे रहा हूं, ये वाले व्हील यूज हो रहे हैं। ऋग्वेद में कौन से व्हील यूज हो रहा है, स्पोक्ड व्हील, ये वाले, ये ज्यादा मजबूत है, इस वजह से इनकी ज्यादा है। आर्टिकल मेड अप ऑफ कॉपर, ब्राउन्स एंड द मेटल वेयर यूज टू मेड वर्कर्स। अब कुछ कॉपर और ब्राउन्स के आर्टिकल भी यूज हो रहे हैं। गोल्ड स्मिथ्स वेयर एक्टिव इन मेकिंग ऑर्नामेंट। सुनार क्या कर रहे हैं, गोल्ड वो बना रहे हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात पे आ जाओ, ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू द बार्टर सिस्टम। सबसे पहली चीज है ट्रेड एंड कॉमर्स में बार्टर सिस्टम चल रहा है, कोई कॉइन्स वेयर एब्सेंट। मटेरियल एक्टिविटी, वो सी ट्रेड भी इनको पता है। ट्रेड ऑल्सो ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्ज प्रॉफिट इन अ ट्रेड। भाई जैसे कि दूसरे शहरों से भी ट्रेड हो रहा है कोलेग्राम, और दूसरी लोकेशन में भी ट्रेड किया जा रहा है। काउ वॉज यूज एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू काउ को यूज हो रही है। जैसे 10 काउ है तो 10, एक काउ के बदले 100 बफेलो ने इजीली मिल जा रही है। लेटर द पीस ऑफ गोल्ड निस्का वेयर यूज्ड एंड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पानी रेगुलेट द मैनेजेट द डायरेक्टर। लेट ऋग्वेद के 800 बीसी के आसपास डेवलपमेंट होता है पीस ऑफ गोल्ड का। तो क्या क्या किस नाम से जाना जाता है, निष्का नाम से जाना जाता है पीस ऑफ गोल्ड को।
और रेगुलेट कौन कर रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स को? पानी। पानी वही है जो इनिशियल थीफ था पहले। ट्रांसपोर्टेशन पे जो हमने पढ़ा, सी ट्रांसपोर्टेशन और रोड ट्रांसपोर्टेशन, इसको आप बेसिकली खुद ही समझ सकते हो। रिवर सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रथ वैगन ड्रॉन बाय हॉर्सेज एंड ऑक्सन वेयर द यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड। लैंड पे रथ बैलगाड़ी और यूज हो रही है, और नदियों में और समुद्र की अगर इनको नॉलेज है तो क्या यूज कर रहे हैं नदियों में? नाव, बोट्स यूज कर रहे हैं। अब आ जाओ रिलीजन पे। दे वर्शिप द पर्सनल फाइट्स एंड नेचर फ्लाइट्स। भैया नेचुरल की पूजा की जा रही है, नेचुरल गॉड की, जैसे कि आपको जूम कर दूं मेरे को, ठीक है, नेचुरल गॉड की पूजा की जा रही है। रब कर दो, जैसे कि पृथ्वी गॉड ऑफ ग्रेन, अग्नि गॉड ऑफ फायर, वायु गॉड ऑफ विंड, वरुण रेन गॉड ट्रुथ एंड मोरल ऑर्डर्स, मारुत स्टॉर्म, विष्णु गॉड ऑफ थ्री वर्ड्स, सूर्य डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस। याद रखना, देयर वेर अ ट्रेवलिज्म एंड मोनोथिज्म। मोनोथिज्म, एक पे विश्वास करना है। द आइडिया ऑफ सिंगल सुप्रीम पावर गवर्निंग एंड कंट्रोलिंग द यूनिवर्स। भाई इंद्र अग्नि है, पर इन सब के ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है जो इनको भी चला रही है, ऐसा मानना था ऋग्वेद के लोगों के टाइम का। इंद्र वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, वॉज नोन एज पुरंदर। पुरंदर के नाम से जाना जा रहा है। पुरंदर मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, किला को तोड़ने वाला। पुरन किला, धर गिराना, ब्रेक। गॉड ऑफ रेन, याद रखना, गॉड ऑफ रेन। और किले को तोड़ने वाला कौन सा गॉड है? इंद्र है, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश वॉज एब्सेंट इन ऋग्वेदिक पीरियड। अग्नि वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉड ओनली टू द इंद्रा। इट वॉज कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द गॉड एंड अ वर्शिपर। अग्नि को कौन क्या माना गया? इंटरमीडिएटरी माना गया। किस किस के बीच में? भगवान और वर्शिप के बीच में। क्यों माना गया? भाई आप यज्ञ कर रहे हो, जैसे ग्रेन्स डाल रहे हो, अग्नि में डाल रहे हो, फिर वो हवा में उड़ के जा रहा है तो गॉड तक पहुंचे, ऐसा मानना था कॉन्सेप्ट। सोम वॉज अ गॉड ऑफ प्लांट। सोम कौन है? गॉड ऑफ प्लांट है। फीमेल गॉड लाइक अदिति एंड उषा वेयर वर्शिप। देयर वॉज नो टेम्पल, नो आइडल वर्शिप। इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में कोई टेम्पल और आइडल वर्शिप नहीं है, ठीक है। अदिति और उषा जो है वो प्रेजेंट है एज अ फीमेल गॉड, और सोम क्या? गॉड ऑफ प्लांट है, ठीक है। प्रेयर्स कैसे हो रही? ऑफरिंग काय में दी जा रही है? घी, मिल्क, ग्रेन्स। आज भी आप यज्ञ करते हो हवन में तो ग्रेन्स वगैरह डालते हो, उसके बाद पंडित जी क्या है? घी डलवाएंगे या तो दूध डलवाएंगे। तो आज भी यही कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं। वर्शिप ऑफ इंटेंड फॉर प्रजा। वर्शिप किस लिए की जा रही है? प्रजा के लिए, पशु के लिए, फूड, वेल्थ, हेल्थ एक्सेट्रा। प्रजा कौन है? राजा की प्रजा जो भी है उनके प्रजा के लिए पूजन है। पशु के लिए क्यों पूजन है? क्योंकि पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। कैटल एज द यूनिट ऑफ वेल्थ। फूड, वेल्थ, हेल्थ, इन सब के लिए पूजा की जा रही है, जो आज भी की जाती है। एनिमल, अब देखो सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? हॉर्स, बफेलो, रैम, बुल वे सेक्रीफाइस्ड। मतलब गाय को छोड़ के जो जानवर को काटना है ना, उसकी बलि हो रही है। इसमें लोड मत लेना, सीधा सिंपल बात है। देयर वेर नो प्रीस्टली क्लास परफॉर्मिंग देयर राइट्स। कोई रिचुअल फॉलो नहीं, प्रीस्टली क्लास नहीं है, एब्सेंट है क्या? रिचुअल्स फॉलो करने के लिए। देयर वॉज अ थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन एंड रीबर्थ वॉज नॉट कंप्लीटली परफॉर्म। पुनर्जन्म या दोबारा जन्म, आत्मा का वापस आना, इस थ्योरी पे कंप्लीटली विश्वास नहीं करते थे लोग, ठीक है। किस थ्योरी पे विश्वास करते थे? मोक्ष की थ्योरी पे वॉज प्रेजेंट, कि आपको इस धरती पे जन्म लिया है। गुरुकुल्स में ही सिखाया जाता था कि आपको ये सब चीजें तो जीवन जीने के लिए सिखाई गई है, अंत में आपका जो है डेस्टिनी है वो है मोक्ष प्राप्त करना। इसलिए इसके सहारे से आप अपना जीवन जीजिए और फिर मोक्ष प्राप्त करिए, ये थ्योरी मानी जाती थी। द ऋग्वेद हिम्स हैड नो थ्योरी ऑफ रिगार्डिंग लाइफ, ये मिसप्रिंट है, लाइफ आफ्टर डेथ। ऋग्वेद के किसी भी हिम्स में हमें ये डिटेल नहीं मिलती है कि लाइफ आफ्टर बर्थ की थ्योरी है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हमारा ऋग्वेद है जिसमें हमने उसे शॉर्ट में टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब कल जब हम लेटर वैदिक में एंटर करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऋग्वेद और लेटर वैदिक में क्या चेंजेस आए, इसलिए इस लेक्चर को अच्छे से देखना। चलो तो
तो अभी आप सब अपना ध्यान रखो। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स।